ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। चलिए, क्रियते तर्क संग्रह। चलिए, चलो क्या चल रहे थे पिछले पाठ में? उपमान को देख रहे थे। समझ में आया? उपमान किसको कहते हैं, क्या बताए? उपमिति करणम उपमानम। उपमिति प्रमा का जो करण है उसको कहते हैं उपमान। अब प्रश्न आया कि उपमिति क्या पदार्थ है भैया? तो उपमिति क्या है तो क्या बताए? संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति। संज्ञा और संगी के संबंध का ज्ञान ही उपमिति है। आया कि नहीं? संज्ञा किसको कहते हैं? पद को। और संगी किसको कहते हैं? पदार्थ को। तो पद और पदार्थ का जो संबंध, पद पदार्थ के बीच क्या संबंध होता है? जैसे घट भूतल, घट द्रव्य है, भूतल भी द्रव्य है, इन दोनों के बीच संयोग संबंध हुआ, होता है कि नहीं होता? वैसे ही पद और पदार्थ, पद और अर्थ के बीच क्या संबंध होता है? तो भाव संबंध। उसी को शक्ति कह दिए तो कोई अंतर नहीं है, शक्ति ही संबंध। आया कि नहीं? पद और पदार्थ के बीच का संबंध क्या है? शक्ति। ठीक हुआ? वो शक्ति वैयाकरण लोग कहेंगे वाच्यवाचक भाव रूपा है। आया कि नहीं? नैयायिक लोग कहेंगे ईश्वर इच्छा रूपा है। तो कोई बात नहीं, उसमें विवाद होता रहे कि शक्ति पदार्थ क्या है। वाच्यवाचक भाव स्वरूप है, ईश्वर इच्छा रूप शक्ति है, उसका विचार चलेगा, आगे भी इसमें भी आएगा तो देखेंगे। आया कि नहीं? लेकिन संबंध क्या है? तो शक्ति संबंध है, इसमें तो किसी को विवाद नहीं है। अब वो शक्ति का स्वरूप क्या होगा वो विचार करते रहिए आप। आएगा नहीं है कि वाच्यवाचक भाव हो कि ईश्वर इच्छा रूप हो, लेकिन उन दोनों के बीच का संबंध होगा शक्ति। इसमें तो कोई विवाद नहीं है। और आपको यदि स्पष्ट रूप से अभी फिलहाल समझने के लिए यदि चाहिए तो वाच्यवाचक भाव संबंध है करके भी बोल दे यदि, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पद और पदार्थ का जो संबंध, शक्ति रूप संबंध है ना, उसका जो ज्ञान है उसी को क्या कहते हैं? उपमिति कहते हैं। ठीक हुआ? यही ना उपमिति बताए। अब ये उपमिति जो ज्ञान है वो कैसे होता है उसकी प्रक्रिया आप लोग बिठा के रखिए, है ना। समझे भी हम लोग पिछले पाठ में, एक बार ध्यान से किस क्रम से क्या क्या चीज़ हो रही उसको अच्छे से बिठा लीजिए। इन्होंने जो लिखा है उसको तो आप बिठा ही लिए होंगे, याद भी कर ही लिए, मूल तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। लेकिन अच्छे से क्रमशः जानिए कि उपमिति प्रमा होती कैसे है आखिर, है ना, क्या क्रम हो रहा है। ठीक हुआ बाबू? तो क्रम के अंतर्गत उन्होंने तथा ही करके बताया है। आप अब अपने से पहले समझ लीजिए क्या है। तो कोई ग्रामीण पुरुष है चाहे नागरिक पुरुष है, वो गवय पदार्थ को नहीं जानता। अच्छा, आप लोग गवई को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? गवई किसको कहते हैं? नील गाय को कहते हैं। होती है ना, एकदम गाय की सदृश, गाय की तरह ही लगती है। एक ने बस खाली वो सासना, वो गलकंबल होता है वो नहीं रहता है, बाकी पूरा गाय की तरह ही लगती, सींग पूछ और उसका मुंह बूह भी स्वरूप देखे ना तो पूरा वैसे ही लगती, बस खाली एक गलकंबल उसका सासना नहीं रहती है। आया कि नहीं? बाकी शेष सब गाय की तरह होता है। तो चलिए, तो वो जो नागरिक चाहे ग्रामीण पुरुष हैं जो कि गवय पदार्थ को नहीं जानता है, गवय किसको कहते हैं, गवय कैसा होता है ना, वो नहीं जान रहा है, तो किसी आरण्यक पुरुष, जो अरण्य में रहने वाला आरण्यक पुरुष है, उसको जाके पूछता है भैया कि कीदृशः गवयः, गवयः कीदृशः, कि भैया गवय कैसा होता है, किसको गवय कहते हैं, जिज्ञासा उसके सामने प्रकट करता है। तो आरण्यक पुरुष जो है उसको उत्तर देता है कि गो सदृशो गवयः। क्या उत्तर देता है? गो सदृशो गवयः। ये वाक्य का वो प्रयोग करता है। क्या वाक्य का? गो सदृशो गवयः। यही ना है बाबू? कौन कहता है? आरण्यक पुरुष। किसको कहता है? नागरिक को कहता है। ठीक हुआ बाबू?
कि गो सदृशो गवयः। इसी ये जो वाक्य प्रयोग की इसी को हम लोग अतिदेश वाक्य कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? अतिदेश वाक्य। तो आरण्यक पुरुष ने अतिदेश वाक्य का प्रयोग किया कि नहीं किया? अब वो अपने कान से उस वाक्य को सुना, वाक्य के सुनने के तुरंत उत्तर क्षण में उसको क्या होगा? वाक्यार्थ का ज्ञान होता है। आया कि नहीं आया? कोई भी पद आप सुनते हैं तो उसके उत्तर क्षण में उस पद के अर्थ का आपको ज्ञान हो जाता है कि नहीं होता है? जैसे हमको कहेंगे घट, हमने घट पद उच्चारण किया तो उसके उत्तर क्षण में उस घट पद को आपने सुना, वो घट पद को सुनने के उत्तर क्षण में आपको घट पदार्थ का, वो घड़ी जो पदार्थ उसका ज्ञान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अनुभवात्मक ज्ञान, शब्द बोधात्मक ज्ञान आपको हो जाता होता है ना। तो वैसे ही जब ये वाक्य को सुना तो वो वाक्य को सुन करके उस वाक्यार्थ का क्या होगा? ज्ञान होगा, है ना। अनुभवात्मक ज्ञान, शब्द बोध, शब्द ज्ञान इसको कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल इतना उलझाना नहीं है। वाक्यार्थ का अनुभवात्मक ज्ञान उसको होता है, वाक्य श्रवण के अनंतर होता है कि नहीं होता? अब वो वहाँ से जब ये वाक्य को सुना, वाक्यार्थ ज्ञान भी उसको वहां पर हो गया कि क्या वाक्यार्थ ज्ञान हुआ? गो सदृशो गवयः। गो सदृश वाक्य सुना, गो सदृशो गवयः, उससे उसको वाक्यार्थ का ज्ञान हुआ। गो सदृश गवय पद वाच्य। थोड़ा एक स्पष्ट करके रख लीजिए ताकि अलग अलग सब चीज हो पाए, सब एक ही तरह का खिचड़ी न लगे। आया कि नहीं? क्या ज्ञान हुआ? गो सदृश गवय पद वाच्य, कि गो के सदृश कोई प्राणी विशेष है, वो गवय पद का वाच्य है। इस तरह का उसको ज्ञान हो गया। अब ये हो जाने के पश्चात सह वनम गतः, वो पुरुष जो है, ग्रामीण नागरिक पुरुष जो है, वो वन को गया, है कि नहीं है? वहां पर जाकर के क्या होता है? सर्वप्रथम वो गो सदृश पिंड को देखता है। गाय के सदृश, गाय के समान ही एक प्राणी विशेष को देखता है अपनी आंख से, चक्षुरेंद्रिय से। गो सदृशम पिंडम पश्यति। आया कि नहीं आया? बात समझे? क्या करता है? गो सदृशम पिंडम पश्यति। एक ऐसा ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है? अनुभवात्मक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान है। अरे आंख से देख रहा है, सब तो अनुभव ही है, अंतर करोगे कि नहीं करोगे? प्रत्यक्ष ज्ञान है। अरे आपने आंख से देख रहा है ना, थोड़ा लौकिक बनो, समझो पदार्थ को कि क्या है ये? प्रत्यक्ष ज्ञान। पश्यति कह रहे ना, अपने आंख से देखता है, गो सदृश एक पिंड को देखता है। जैसे ही वो पिंड को देखता है तो क्या हो जाता है? वो जो वाक्यार्थ का ज्ञान उसको पहले हुआ था उसका अब स्मरण हो आएगा। गो सदृश पिंड को जैसे ही उसने अपने आंख से देखा तो अब उस वाक्यार्थ का स्मरण हो जाएगा। जिसका पहले अनुभव हुआ था उसका अब क्या हो जाएगा? स्मरण हो जाएगा। आया कि नहीं आया? अरे गो सदृश पिंड को देखेगा तो उसको याद आ जाएगा ना कि भैया गाय के सदृश जो होता है वो गवय पद का वाच्य होता है। ये वाक्यार्थ का उसको स्मरण हुआ आता है। तो वाक्यार्थ का स्मरणात्मक ज्ञान उसके उत्तर क्षण में होता है। आया कि नहीं आया? बैठी बात। अब जब ये वाक्यार्थ का स्मरण हो गया, इसके उत्तर क्षण में कि अयम गवय पद वाच्य, ये ज्ञान हो जाएगा कि ये जो सामने जो गाय के सदृश एक प्राणी विशेष दिख रहा है, नील गाय, वो गवय पद का वाच्य है, गवय पद का अर्थ है। इस तरह का ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये जो अयम गवय पद वाच्य है, ये जो ज्ञान हुआ है कि नहीं है, किसके पश्चात हुआ? स्मरणात्मक ज्ञान के पश्चात, वाक्यार्थ स्मरण के पश्चात जो ये ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? गवय पद वाच्य। अयम मतलब जो पिंड है, पूर्ववर्ती पदार्थ, प्राणी विशेष जो सामने खड़ा हुआ प्राणी विशेष है, वो गवय पद वाच्य है। इस तरह का ये जो ज्ञान यहाँ पर हुआ वो कैसा ज्ञान कहलाएगा? वही उपमिति कहलाएगा। लगा कि नहीं लगा? यही न क्रम है, ऐसा ही न होता है। आया कि नहीं? इन्होंने थोड़ा इस तरह से लिख दिया है प्रक्रिया। देखो इन्हों का अंतर क्या पड़ा, हमने जो प्रक्रिया बताई, क्रम याद रहेगा? सर्वप्रथम क्या हुआ? जब उसने जिज्ञासा प्रकट की कि कीदृशः गवयः, तो सर्वप्रथम क्या हुआ? आरण्यक पुरुष ने अतिदेश के वाक्य का प्रयोग किया। गो सदृशो गवयः, ये अतिदेश वाक्य का प्रयोग किया। ये अतिदेश वाक्य को सुन करके वहां पर उसको क्या होता है? अतिदेश वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, जिसको हम लोग शब्द बोधात्मक ज्ञान कहिए, चाहे अनुभवात्मक ज्ञान कह दीजिए। आया कि नहीं? ये होता है।
अब वहाँ से जब वो ज्ञान तो वहाँ 2 क्षण होगा, क्षणद्वय में नष्ट हो जाएगा। अब वो व्यक्ति वनम गतः, सह पुरुषः वनम गतः, वन में जाकर ने उसने क्या देखा? सदृश पिंड को देखा। गो सदृश एक प्राणी विशेष को, पिंड को मतलब प्राणी विशेष को, गाय के एकदम बिल्कुल गाय के समान एक प्राणी विशेष को देखा। आयक ने अपने आंख से देखा, ये उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? किसका? प्राणी विशेष का, पिंड का, पिंड ज्ञान हुआ, गो सदृश पिंड का ज्ञान हुआ आयक ने। इसके अनंतर क्या हुआ? वाक्यार्थ का। जब गाय गो सदृश पिंड को देखेगा तो स्मरण होगा ना कि भाई उसने कहा था हाँ वाक गो सदृश जो होता है वो गवय पद का वाच्य होता है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर वाक्यार्थ का स्मरण हो जाएगा। और ये वाक्यार्थ का जो ही स्मरण हो जाएगा उसके तुरंत उत्तर क्षण में क्या हो जाएगा? अयम गवय पद वाच्य है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये गाय सदृश जो ये पूर्ववर्ती पदार्थ है वो गवय पद का वाच्य है, ये हो जाएगा। यही उपमिति है। देखो संज्ञा और संगी के संबंध का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? कि ये जो पूर्ववर्ती पदार्थ है वो तो क्या हुआ? अर्थ हुआ। और गवय पद कौन हुआ? गवय पद हुआ। वो गवय पद का ये वाच्य है, ये जो ज्ञान हुआ अयम गवय पद वाच्य। तो ये पदार्थ का और पद का वाच्यवाचक भाव रूप संबंध का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? यही ना है ये वाच्यवाचक भाव संबंध का। अरे आपने जब ये ज्ञान अयम, ये जो पूर्ववर्ती पदार्थ है वो गवय पद का वाच्य है, तो वो पद और पदार्थ के बीच वो वाच्यवाचक भाव संबंध जो है चाहे शक्ति संबंध, उसका ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? यही उपमिति है। लगा कि नहीं लगा? कोई कहे उपमिति का आकार क्या है तो मूलकार ने क्या बताया? उपमिति का आकार क्या बोले? अयम गवय पद वाच्य। यही उपमिति है। आया कि नहीं आया? तो ये पूरी प्रक्रिया से ये उपमिति ज्ञान हुआ। ठीक हुआ? नहीं बैठी बात? ये संज्ञा संगी संबंध ज्ञान है कि नहीं? संज्ञा कौन हुई? अयम जो संज्ञा अयम हुई। संज्ञा किसको कहते हैं बाबा? प्राणी विशेष जो गवय गवय संज्ञा। क्या तुम पहले क्या सोच के क्या कह रहे हो? संज्ञा और संगी का जो संबंध का ज्ञान, तो संज्ञा हमने आपको पूछा इसमें संज्ञा क्या है? गवय संज्ञा। गवय पद संज्ञा है, बोलो ना, साफ कब करोगे आप? गवय पद संज्ञा। हाँ, और संगी कौन होगा? ये जो पूर्ववर्ती पदार्थ। बोलना नहीं आता, इतने हिचकिचाहट काहे हो रही है? पूर्ववर्ती जो पदार्थ है, पूर्ववर्ती सामने विद्यमान उसको कहते पूर्ववर्ती ही। तुम्हारी तो जान उसी में निकल जा रही है। पूर्ववर्ती जो पदार्थ है वही प्राणी विशेष है, जो आप जो है वही पदार्थ है। और पद कौन हुआ? पद गवय, गवय पद हुआ, जिसको संज्ञा कहें। तो संज्ञा और संगी के संबंध का ज्ञान, ये ज्ञान है कि नहीं है? कौन सा ज्ञान? अयम गवय पद वाच्य। तो वाच्यवाचक भाव दोनों के बीच के संबंध का ज्ञान हुआ। अरे ये वाच्य है, ये गवय पद उसका वाचक है, पूर्ववर्ती प्राणी उसका वाच्य है, ये ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ये संबंध का ही ज्ञान हुआ। ये जो संबंध विषय का ज्ञान हुआ वही उपमिति है। नहीं समझे? बात बैठी? चलिए, तो ये उपमिति इस तरह से उत्पन्न होती। अब आपके यहाँ पर इन्होंने जो मूलकार ने यहाँ प्रक्रिया बताई है तथा ही करके क्या क्या अंतर आ रहा है? हमने जो अभी प्रक्रिया बताई उसके साथ ध्यान दीजिए, क्या अंतर पड़ रहा है? दिमाग लगा सकते हो? क्या लगा? सबसे पहले इन्होंने पहले आरण्यक पुरुष ने जब जवाब दिया, उस वाक्य प्रयोग किया कि गो सदृशो गवयः इति श्रुत्वा वनम गतः। सीधे कहे हैं, है कि नहीं है? कि ये वाक्य को सुन करके वनम गतः। तो इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई है कि वाक्य श्रवणानंतर वाक्यार्थ का ज्ञान होगा, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है, हो ही जाएगा। वाक्य को सुनेगा तो उसके उत्तर क्षण में वाक्यार्थ का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो वो तो आपको अंतर्भाव्य वो चल रहे, सीधे कह दिए वाक्यम श्रुत्वा गतः। इसका मतलब आपको समझ के रख, वाक्य सुनेगा तो वाक्यार्थ का ज्ञान होगा ही ना बाबा, कि उसके बिना ही हो खाली वाक्य को सुन के। अरे आपको एक पद भी हम प्रयोग सुनेंगे, आप घटपद हमने उच्चारण किया, आप घटपद को सुनते हैं तो आपको उस पदार्थ का ज्ञान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। शब्द बोधात्मक ज्ञान इसको कहते हैं। आँख से नहीं दिखने लगता। ये नहीं कह रहे कि हमने घटपद किया तो आपको आँख से घट दिखने लगेगा, जादू थोड़ी ना कर रहे हैं,
है कि नहीं है? घट पद को सुन करके आपको जो घड़े पदार्थ का ज्ञान हुआ, शाब्द बोधात्मक ज्ञान हुआ, है नो? शाब्द प्रमा कहिए इसको, शाब्द बोधात्मक ज्ञान कहिए, लेकिन ये होता है कि नहीं होता है? वैसे ही यहाँ पर वाक्यों को सुनेगा तो उसके अनंतर वाक्यार्थ का ज्ञान होगा कि नहीं? होता ही है। अब वो लिखा नहीं है तो उसमें कोई वो नहीं है, वो साफ साफ बात है, स्पष्ट है, वो होता ही है। तो नहीं लिखे कोई उसमें हर्जा नहीं है। आगे जो इन्होंने लिखा है, क्या आगे अंतर पड़ रहा है? इन्होंने लिखा है वनम गता, उसके अनंतर क्या होता है? क्या बोले? हाँ, गो सदृशम पिंडम पश्यति, इस तरह का इन्होंने लिखा कि वाक्यार्थ का स्मरण करते हुए, स्मरण शब्द का प्रयोग किया कि वाक्यार्थ का स्मरण करते हुए गो सदृश पिंड को देखता है। ऐसा कहा ना कि पूर्व में जो वाक्यार्थ ज्ञान हुआ वो तो चलो आपने नहीं बताया, हम समझ लिए। अब कह रहे कि जब वो वन को गया तो वहाँ वाक्यार्थ, जो वाक्यार्थ का स्मरण करते हुए जो लिखे कि नहीं लिखे, यहाँ थोड़ी बात खटकती है। वाक्यार्थ का स्मरण कैसे होगा भैया? कोई उद्बोधक चाहिए कि नहीं चाहिए? हर चीज आपको देखिए, कोई चीज आपने पूर्व काल में देखी तो हर क्षण उसके स्मरण होता रहता है क्या? नहीं। कोई उद्बोधक आएगा तब न जाकर के उसका स्मरण होता है। पूर्व में अनुभूत कोई पदार्थ है, मान लीजिए आप प्रयागराज गए थे, वहाँ के मठ मंदिर को आपने देखा, त्रिवेणी संगम को आपने देखा है, ठीक है ना? आप कुंभ में स्नान कर गए तब देखा, अब उसका अनुभव तो तब आपने किया त्रिवेणी संगम का। अब वो हर क्षण मतलब 24 घंटे उसका स्मरण होता रहता है क्या? नहीं ना होता रहता। कुछ उद्बोधक आएगा, मान लीजिए हम आपको उसकी कुछ चर्चा छेड़ दे, संगम की कुछ बात छेड़ दें, या तो कुछ उसकी तरह का फोटो दिखा दे, उसका फोटो दिखा दे, ऐसा कुछ हो जाए तब ना आपको उसका स्मरण होता है। तो स्मरण के लिए कुछ उद्बोधक चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ पर भी वाक्यार्थ का ज्ञान तो चलो वाक्य को सुन करके आपको हो गया था, अब उस वाक्यार्थ का स्मरण कब होगा? जब कुछ उद्बोधक आएगा तब ना हो पाएगा। क्या उद्बोधक है? वो 24 घंटे मतलब वाक्यार्थ का स्मरण होता रहेगा क्या? नहीं ना होता रहेगा। उसके लिए कुछ उद्बोधक चाहिए कि नहीं चाहिए? आया कि नहीं? इसलिए हमने क्रम आपको क्या बताया कि वो गो सदृश पिंड को देखता है। पहले क्या करता है? गाय के सदृश एक पिंड है, उसको देखता है, प्राणी विशेष को, उस नील गाय को देखता है। तो जैसे ही वो देखा तो वो वाक्य का उसको स्मरण हो आएगा कि गाय के सदृश जो होता है वो गवय पद का वाच्य होता है। तो ये गो सदृश पिंड को देखना ये उद्बोधक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब उसका वाक्यार्थ का स्मरण करना बनता है। आया कि नहीं? ये प्रक्रिया करे तो ठीक रहता है। समझ में आई कि नहीं? इन्होंने लिख दिया है, क्या लिख दिया है? वाक्यार्थम स्मरण गो सदृशम पिंडम पश्यति, कि वाक्यार्थ का स्मरण करते हुए गो सदृश पिंड को देखता है, ऐसे लिख दिया। तो वो स्मारक कौन होगा फिर? है ना? साथ ही में आप लगा रहे, दोनों में वर्तन गो स्मरण करते हुए गो सदृश पिंड को देखता है। तो पूर्व में कुछ उद्बोधक चाहिए कि नहीं चाहिए? आया कि नहीं? इसलिए यहाँ पर लोग स्मरण जो लिखा है ना, उसका स्मरिष्यन ये अर्थ करते हैं। क्या करते हैं? स्मरिष्यन। यहाँ पर स्मरण में क्षत्रि प्रत्यय किया है लट के स्थान पर। लट प्रत्यय वर्तमान में होता है, लेकिन एक और सूत्र है, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदवा। वर्तमान सामीप्य में भी वर्तमान प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान अर्थ में लट न करके वर्तमान सामीप्य में लट किया गया है, स्मरिष्यन। इसलिए अर्थ करेंगे स्मरिष्यन, स्मरण करेगा। अभी आगे करेगा, पहले गो सदृश पिंड को देखेगा तब स्मरण करेगा। आया कि नहीं? इस तरह से बैठा दिया जाता है। आया कि नहीं? तो कोई उसमें भी हर्जा नहीं, उसका भी वर्तमान सामीप्य में लट किया है करके बन जाएगा। लेकिन आपको प्रक्रिया कुछ समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। ठीक हुआ बाबू? तो यही बना के एक प्रक्रिया अपने से रखिएगा कि किसके बाद क्या होता है, और आप अपने से अनुभव करिए ना। ऐसे ही नहीं होता है। और भी कहीं जगह आप किसी पदार्थ को नहीं जान रहे हैं, हम आपको कुछ इस तरह का अतिदेश वाक्य कह दे कि फलाने की तरह वो दिखता है, वो यही है। आया कि नहीं? फलाने आदमी की तरह जो दिखी वो है, उस नाम का व्यक्ति है, इस तरह का कह दे तो प्रक्रिया। मान लीजिए आप कालांतर में उसको जा कर के देखते हैं, तत्सदृश किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो आपको हमने जो वाक्य कहा था उससे वाक्यार्थ ज्ञान आपको हुआ था, उसका स्मरण हो आएगा, हो आता है, और तुरंत उसके उत्तर क्षण में आपको उपमिति हो जाती है, अरे ये वही व्यक्ति है।
ऐसा होता है ना, होता है। यही ना क्रम होता है। अनुभव से भी जानिए अपने उससे, खाली कह देने की बात नहीं। ऐसा हम लोग आम जीवन में भी इस तरह की प्रक्रिया को अपनाते हैं। होता है कि नहीं होता? होता है। चले, तो ये यहाँ पर इस तरह से उपमिति होती है, ये इन्होंने बता दिया। ठीक हुआ बाबू? जी। एकदम कोई दिक्कत? नहीं। कोई संशय हो तो बोलो इसमें। नहीं। आपके मूल के साथ भी बैठ गया ना अब? कोई दिक्कत नहीं ना है? वो वाक्यम श्रुत्वा कहा है तो वहाँ पर उसके उत्तर क्षण में वाक्यार्थ का ज्ञान होगा ही, वो बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं है? लेकिन एकदम स्पष्ट करना हो तो आपको हम बता दिए। आया कि नहीं है? कि वाक्य को सुनेगा तो वाक्यार्थ ज्ञान होगा ही। नंबर 2 का कहाँ अंतर पड़ रहा था? वाक्यार्थम स्मरण में पड़ रहा था, तो उसको भी आपको बता दिए। स्मरण यानी स्मरिष्यन्। स्मरिष्यन्, वर्तमान सामीप्य में लट किया है, वर्तमान में लट नहीं किया। वर्तमान में तो पश्यति, गो सदृशम पिंडम पश्यति, आया कि नहीं? और उसको पश्यति फिर स्मरिष्यन्, उसके बाद स्मरण करेगा, वाक्यार्थ का स्मरण करेगा, पूर्वानुभूत वाक्यार्थ का स्मरण करेगा। बैठ गए ना बात? अब कोई अंतर नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, तो ये इन्होंने उपमिति की प्रक्रिया बता दी। अंततोगत्वा जो ज्ञान हुआ, अयम गवय पदवाच्यः, ये आपकी उपमिति है। आया कि नहीं? अब हमको विचार करना है कि ये उपमिति ज्ञान हुआ तो इसमें करण कौन बना, जिसको हम उपमान कहेंगे, और उपमिति का जो करण बनेगा उसी को उपमान कहेंगे। तो इसमें करण कौन बनेगा, व्यापार कौन बनेगा, ये विचार हमको करना है। तो न्याय बोधिनी के अनुसार हम लोगों ने विचार भी कर लिया, नहीं कर लिया? इन्होंने क्या बताया, क्या बनेगा इसमें? ये जो उपमिति हुई, उपमिति क्या हुई? अयम गवय पदवाच्यः। हाँ, ध्यान से रखना। अयम पूर्ववर्ती पदार्थ गवय पद वाच्य, जैसे मूल कह रहे वैसे ही कर रहे। आयक ने कि ये गवय पद का वाच्य है। इस तरह का ये जो ज्ञान हुआ, इदम पदार्थ विशेषक, ये जो ज्ञान है इसको भी बोलना हो तो ये कैसा ज्ञान? इदम पदार्थ विशेषक गवय पद वाच्यत्व प्रकारक, ये जो ज्ञान हुआ, ऐसा ना ज्ञान है ये? कैसा है? इदम पदार्थ विशेषक गवय पदवाच्यत्व प्रकारक, ये जो ज्ञान है इस ज्ञान को कहते हैं उपमिति। इस उपमिति का जो करण है उसी को उपमान कहेंगे। अब इसमें इसका करण कौन बनेगा, असाधारण कारण कौन बनेगा? तो न्याय बोधिनिकार ने बताया, क्या बताया? अतिदेश वाक्यार्थ का अनुभवात्मक जो ज्ञान है, अतिवेदेश वाक्यार्थ ज्ञानम करणम तदेव उपमानम। अतिदेश वाक्यार्थ का जो ज्ञान हुआ, अनुभवात्मक ज्ञान, लड़का स्पष्ट करके बोला, बेटी ना? अरे जब वो वाक्य सुना था उत्तर क्षण में उसको जो वाक्यार्थ ज्ञान हुआ था अनुभवात्मक, उसी को कहा कि वही करण है। आया कि नहीं? और व्यापार किसको बना दिए? अतिदेश वाक्यार्थ का जो स्मरणात्मक ज्ञान है। अतिदेश का जब वो गो सदृश पिंड को देख करके, है ना, गो सदृश पिंड दर्शनानंतरम जो उसको वाक्यार्थ का जो स्मरण हुआ था वो व्यापार है। आया कि नहीं? और उपमिति ही फलम कार्य, उसके उत्तर क्षण में उपमिति होती है। अयम गवय पदवाच्य, ये फल है। ये इन्होंने न्याय बोधिनिकार ने व्यवस्था करण की और व्यापार की व्यवस्था यहाँ पर बताई। कोई दिक्कत नहीं ना है? बात समझ में आ रही है? किसको करण बनाया बाबू? अतिदेश वाक्यार्थ का जो अनुभवात्मक ज्ञान है उसको। क्या है वो वाक्य? अति कोई पूछे अतिदेश वाक्यार्थ का अनुभवात्मक ज्ञान का आकार क्या है? गवय पद वाच्य, ये है। आया कि नहीं आया? ये गो सदृश विशेष्यक गवय पद वाच्यत्व प्रकारक, ये ज्ञान है। अनुभवात्मक जो ये ज्ञान है वही करण है। आया कि नहीं आया? और इस अतिदेश का वाक्यार्थ का जो स्मरणात्मक ज्ञान है उसका आकार भी वही होगा। क्या आकार होगा? अरे स्मरण, बस स्मरण है, बाकी आकार तो ज्ञान का आकार तो वही होगा। अब पहले अनुभवात्मक था, अब स्मरणात्मक है, इतना अंतर है, बाकी आकार तो वही रहेगा। तो ये वो सदृश विशेष्यक गवय पद वाच्यत्व प्रकारक, ये जो स्मरणात्मक ज्ञान है, आया कि नहीं, वही व्यापार है। ठीक हुआ? और हम लोगों ने व्यापार का लक्षण भी इसमें घटा लिया है ना। क्या है व्यापार का लक्षण? काहे कटपट कर रहे हो? बोल दिया लड़का, तुम तत्व में अटक गए। सबके साथ बोलना सीखो कि अलग ही बोलोगे? सबके साथ रहना सीखो कि अलग जाना। ये कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है कि हम अपना अलग रास्ता
हर बार खोलना जरूरी नहीं, सबके साथ भी चलना चाहिए। आया कि नहीं आया? क्या बोले व्यापार का लक्षण? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं व्यापारस्य लक्षणम्। हाँ, अरे दूसरों के साथ ताल से ताल मिला करके चलना भी तो नृत्य गान होता है कि नहीं होता है, नाचना। तो वहाँ सब लोग एक ताल मिला करके चलते हैं ना, वो कहे कि नहीं हम हमारा स्टेप अलग से करेंगे, अलग से दिखाएंगे, तो वो बिगड़ जाएगा, पूरा परफॉर्मेंस खराब ना हो जाएगा। अलग करना कोई बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं, सबके साथ ताल बिठा करके चलो। आया कि नहीं आया? संगच्छध्वम संवदध्वम श्रुति प्रमाण है। आया कि नहीं आया? कि संगच्छध्वम संवदध्वम, सबके साथ चलना सीखना है। आया कि नहीं आया? तो चलो क्या बोले यहाँ पर? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं व्यापारस्य लक्षणम्। व्यापार का लक्षण घटा लो। व्यापार का लक्षण जब घटाना हो तो तत्पद से किसको लिया जाता है? करण को लिया जाता है। यहाँ पर करण कौन है? अतिदेश वाक्यार्थ का अनुभवात्मक ज्ञान। उसको तत्पद से लो। तज्जन्यत्व, उस स्मरणात् वो अतिदेश वाक्यार्थ के स्मरण में है कि नहीं है? अरे वो अनुभवात्मक ज्ञान हुआ था तभी ना वो स्मरण हो पाया। अनुभवात्मक ज्ञान नहीं होता तो स्मरण हो पाता? तो अनुभव जन्यत्व स्मरण में चला गया। और हम शॉर्ट में बोल दे रहे हैं, आप ध्यान से करिएगा। अतिदेश वाक्यार्थ का जो अनुभवात्मक ज्ञान तज्जन्यत्व अतिदेश वाक्यार्थ के स्मरण में चला गया। और तज्जन्य जनकत्व भी जाना चाहिए। घटाओ जरा, तत् से किसको लिए? तत्से लिए अतिदेश वाक्यार्थ का अनुभवात्मक ज्ञान, उससे जन्य उपमिति। उपमिति है ही ना। वो अतिदेश वाक्यार्थ के ज्ञान उपमिति हो पाती ही नहीं बात, उससे जन्य उपमिति है ही। अयम गवय पद वाच्य इत्याकारक उपमिति, उसका जनक अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण है कि नहीं है? मान लो स्मरण नहीं होता तो भी उपमिति हो पाती? नहीं हो पाती। इसलिए तज्जन्य जनकत्व भी इसमें आ गया। किस में आ गया? अतिदेश वाक्यार्थ के स्मरणात्मक ज्ञान में आ गया। इसलिए वो व्यापार है। ठीक हुआ? नहीं आया? चलिए, ये न्याय बोधिनिकार ने यहाँ पर करण और व्यापार को भी बता दिया। ठीक हुआ? तो कोई पूछे यहाँ न्याय बोधिनी के अनुसार उपमान कौन बना? अतिदेश वाक्यार्थ का अनुभवात्मक ज्ञान, ये उपमान। व्यापार क्या बना? अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरणात्मक ज्ञान, वो व्यापार बना। आया कि नहीं? उपमिति क्या हुई? अयम गवय पद वाच्य। इस तरह से जो संज्ञा संगी संबंध ज्ञान जो ये हुआ, यही उपमिति है। बैठ गई पूरी बात? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है बाबा? चलो, अब एक मत जानिए बाबू, यहाँ पर एक मत जानिए। यहाँ ये तो एक न्याय बोधिनी के अनुसार हम लोग कर ही लिए। ये प्राचीन आचार्यों के अनुसार इस तरह से हो जाएगा। प्रक्रिया उपमिति ज्ञान तो ऐसे ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका कारण कौन बने उसके विषय में मतभेद है। आया कि नहीं? प्रक्रिया तो यही रहेगी, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। जो क्रम आपको कहा गया वैसे ही अयम गवय पद वाच्य है, ये उपमिति ऐसे ही उत्पन्न होगी। लेकिन इस उपमिति का कारण कौन हो? तो नवीन आचार्य, नव्याचार्य लोग जो है वो कहते हैं कि यहाँ जो ये गो सदृश पिंड को जो देखा वो कारण है। आया कि नहीं आया? पिंड दर्शन जो हुआ है ना, कैसे हुआ? वो अपने आँख से देखा, चक्षुर इंद्रिय से देखा। ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, गो सदृश पिंड का जो दर्शन किया उसने, गो सदृशम पिंडम पश्यति, है ना। तो गो सदृश पिंड को जो देख रहा है अपने चक्षुर इंद्रिय से, उसका जो ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ वो करण है, उसको करण बनाते हैं। कौन? नवीन नव्याचार्य लोग। आया कि नहीं आया? अंतर समझ आए? क्योंकि पद ये इसलिए, और पद कृत्यकार अभी हमको पद कृत्य पढ़ना है, वो इसी तरह ले जाएंगे। आया कि नहीं? नव्याभिमत व्याख्यान करेंगे। आया कि नहीं? नव्य लोगों के अनुसार व्याख्या करेंगे तो समझ में आएगा। उनके अनुसार प्रक्रिया पूरी की यही है, इसमें कोई फेरबदल नहीं, कोई दो राय। बस खाली ये जो उपमिति हुई अयम गवय पद वाच्य, इस उपमिति का कारण कौन बनेगा? तो उन्होंने क्या बोला? कौन होगा? गो सदृशम पिंडम पश्यति, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान, गौ सदृश पिंड का जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है चक्षुर इंद्रिय से, है ना, वही करण है। गो सदृश पिंड दर्शनम करणम। आया कि नहीं? इसी को गो सादृश्य ज्ञानम भी कह दे तो कोई दिक्कत है, गो सदृश पिंड ज्ञानम कह दीजिए। चलो, और आपको यदि उलझे नहीं, वरना भ्रम हो जाएगा,
गो सादृश्य ज्ञान, पिंड ज्ञानम, ये जो पिंड का ज्ञान हो रहा है ना, अपनी आंख से, चक्षुर इंद्रिय से, वो करण है। आया कि नहीं आया? और व्यापार कौन है? तो व्यापार तो वही बनेगा, कौन? अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण, वही व्यापार बनेगा। आया कि नहीं? अब यहाँ व्यापार का लक्षण समन्वय हमको करना होगा। अब तत्पद से किसको लिया जाएगा? पिंड ज्ञान, पिंड ज्ञान को। आया कि नहीं आया? पिंड ज्ञान को ले, तो देखा जाए तत् से लिया वो पिंड ज्ञान है ना, प्रत्यक्ष जो प्राणी को जो देखा है, इसी को हम पिंड ज्ञान कह दे रहे। समझ में आ रहा है ना? कोई इसमें दिक्कत नहीं ना हो रखी है? तो ये जो पिंड ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो उससे जन्य है कि नहीं? वो है स्मरणात्मक। कैसे जन्य है? उसको जो पहले दर्शन करने के बाद उसको स्मरण हो, तभी ना स्मरण हुआ है। आया कि नहीं? यदि वो पिंड दर्शन नहीं होता तो स्मरण थोड़ी ना हो पाता, नहीं ना हो पाता। तो ये तो आपको भी मानना जरूरी है, जो न्याय बोधिनिकार को भी ये पिंड दर्शन तो बीच में मानना जरूरी है, उसके बिना तो चलेगा नहीं। ऐसा होता है कि अनुभवात्मक वाक्यार्थ का ज्ञान हुआ और वाक्यार्थ का स्मरण हो गया बीच में इसकी, तब तो हम कहते भैया आपको भी ये मानना तो जरूरी है, बीच में पिंड ज्ञान तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो वो स्मरण हो नहीं पाएगा। कोई उद्बोधक चाहिए ना स्मरण करने के लिए। 24 घंटे जिसका अनुभव किया उसका 24 घंटे थोड़ी ना याद आती है, नहीं ना याद आती है, कोई उद्बोधक चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर तत् करके हम पिंड ज्ञान को लेंगे, उससे जन्य वो वाक्यार्थ का स्मरण है कि नहीं है ना, क्योंकि ये उसका उद्बोधन कराया था तो उससे जन्य हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा। तत्जन्य जनकत्व भी चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तत् से लिया पिंड ज्ञान, उससे जन्य उपमिति है कि नहीं है? आया कि नहीं? और तत्जनकत्व स्मरण में आएगा ही, नहीं आ जाएगा? इस तरह से ये व्यापार बन जाएगा। तो अंतर कहाँ पड़ा? केवल व्यापार में कोई अंतर नहीं है दोनों आचार्यों को, है ना? प्राचीन का नवियों का कोई व्यापार में अंतर नहीं, व्यापार तो वही बनेगा, कौन? क्या अर्थ? स्मरणम व्यापार। आया कि नहीं? करण कौन मान रहे हैं? किसको मान रहे हैं? तो प्राचीन नवियों का बोलो अभी जो चले, नवी पिंड ज्ञान को मान, पिंड ज्ञानम करणम। आया कि नहीं आया? ये नवी पदकृत्यकार ऐसे ही ले जाएंगे। आया कि नहीं? और भी किरणावली आदि जो ग्रंथकार है, किरणावली के कर्ता, वो सब भी इसी तरह से ले जाएंगे, पिंड ज्ञानम करणम। आया कि नहीं आया? गो सदृश पिंड का जो दर्शन किया चक्षुरिंद्रिय से, उसका जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ वहाँ पर वन में, वही करण है। बात समझ में आई? नहीं आई? अंतर कुछ हुआ दोनों मतों का? न्याय बोधिनी का मत तो हम लोग पढ़ चुके। न्याय प्राचीनों के अनुसार कौन हुआ है? अतिदेश वाक्यार्थ का अनुभवात्मक ज्ञान करण बना है, और नवियों के मत में पिंड ज्ञान नम करणम। बस इतना अंतर समझ के रखिए और फिर दोनों टीका को बिठाए, कोई दिक्कत नहीं। न्याय बोधिनी तो हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब कोई दिक्कत नहीं? चलो अब आगे चला जाए। क्या आया? पदकृत्य चले। हाँ चलो। अवसर संगतिम अभिप्रेत्य अनुमानानंतरम उपमानम निरूपयति। हाँ, यहाँ पर वो ये भी चला लिए थे शायद, 2 लाइन हो गई। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, कि अनुमान के अनंतर उपमान का निरूपण कर रहे हैं। कौन अनुमान का निरूपण कर, उपमान का निरूपण कर रहे हैं? अन्नम भट्ट मूलकार अनुमानानंतरम उपमानम निरूपयति। अनुमान के अनंतर, अनुमान निरूपण के अनंतर, अनुमान निरूपण के अनंतर उपमानम निरूपयति। ठीक हुआ? निरूपण कर रहे हैं। तो भैया क्या संगति है? अनुमान के निरूपण के पश्चात उपमान के निरूपण में क्या संगति है? तो इन्होंने कहा अवसर संगति है। आया कि नहीं आया? अवसर संगति भी आपको बता ही दी है। किसको कहते हैं अवसर संगति? प्रतिबंधकीभूत शिष्य जिज्ञासा निवृत्तौ अनंतरम अवश्य वक्तव्यत्वम अवसर संगति ही। आया कि नहीं आया? यही अवसर संगति। क्या बोलो तो एक बार फिर से? प्रतिबंधकीभूत शिष्य जिज्ञासा निवृत्तौ अनंतरम अवश्य वक्तव्यत्वम अवसर संगति ही। यही अवसर संगति है ना? क्योंकि उपमान के निरूपण में वो शिष्य की जिज्ञासा जो थी वो प्रतिबंधक हो जा रही थी, है ना? क्योंकि पूर्व में अनुमानम किम, ये सब प्रत्यक्षम किम, ये शिष्य ने जब जिज्ञासा कर दी
तो हम कैसे उपमान का निरूपण कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसकी जिज्ञासा को ऐसे ही नज़रअंदाज करके तो आगे नहीं ना चल पाएंगे। जब उसने जिज्ञासा की तो हमको उसका निरूपण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो उपमान के निरूपण में प्रतिबंध की भूत वो शिष्य की जो जिज्ञासा थी, वो जब हमने अनुमान प्रत्यक्ष का अनुमान का निरूपण कर दिया तो वो जिज्ञासा की क्या हो गई? निवृत्ति हो गई, उपशमन हो गया, निवृत्त न हो गई। जब हमने सांगोपांग निरूपण कर दिया, प्रत्यक्ष का अनुमान का कर दिया, तो अब वो प्रतिबंध की भूत शिष्य जिज्ञासा की निवृत्ति हो गई। तो अब इसके अनंतर पश्चात अवश्य वक्तव्य कौन होगा? उपमान होगा। तो अवश्य वक्तव्यत्व किसमें गया? उपमान में चला गया। अवसर संगति उपमान में रह गई, रहेगी कि नहीं रह गई? तो अनुमान निरूपण के पश्चात उपमान निरूपण में क्या संगति है? तो अवसर संगति। ऐसे कहीं पर भी अवसर संगति को आप घटा सकते हैं। आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं? ये बहुत जगह इस तरह की होती है, जहाँ पर मान लीजिए किसी 6-7 भेद बताए, जैसे बता दिया द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ, 7 पदार्थ है। तो उसमें सबसे पहले द्रव्य का निरूपण करेंगे, द्रव्य के पश्चात। तो यहाँ पर इस तरह के जो ये निरूपण करते हैं तो इसमें क्या संगति है? अवसर संगति है। आया कि नहीं आया? क्योंकि गुण का निरूपण पहले क्यों नहीं किए? क्योंकि द्रव्यम किम, ये शिष्य ने जिज्ञासा कर दी। ये 7 भेद जो आपने बताए उसमें सबसे पहला द्रव्य है, तो वो द्रव्यम किम, ये जिज्ञासा हो गई। ये जिज्ञासा जो है वो गुण आदि के निरूपण में प्रतिबंधक हो जाएगी, है ना? हो जाएगी ना? तो प्रतिबंधक हो जाएगी तो उसका निरूपण पहले नहीं कर पाएंगे, हमको द्रव्य का निरूपण करना पड़ेगा। जब उसका कर देंगे, जब द्रव्य का निरूपण हो जाएगा, तब वो प्रतिबंध की भूत जो शिष्य की जिज्ञासा थी उसकी निवृत्ति हो गई। अब अनंतर अवश्य वक्तव्य कौन हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो गुण का निरूपण किया जाता है। तो इस तरह से अवसर संगति ऐसे सब जगह में ये बनती है ना? लिख दिया जाता है अवसर संगतिम अभिप्रेत्य। तो वहाँ पर ये पूरी किस्सा कहानी आपको बिठानी है। बेटी कि नहीं बेटी? बात एकदम साफ। चलिए, तो यहाँ पर भी ये अवसर संगतिम अभिप्रेत्य उपमानम निरूपयति। चलो चलो, हो गया। अवसर संगतिम अभिप्रेत्य अनुमानानन्तरम उपमानम निरूपयति। चलो ठीक। उपमिति इति। उपमिति इति क्या कहे? उपमिति करणम उपमानम। चलो, उपमितेः करणम उपमानम इत्यर्थः। हाँ, उपमिति करणम उपमानम। तो क्या मतलब? तो कहा उपमितेः करणम, उपमिति प्रमा का जो करण है वही उपमान है इत्यर्थ। चलो चलो। कुठारादि वारणाय मिति इति। मिति इति आप पदकृत्य कर रहे हैं। उपमान का जो लक्षण बना ना, उपमिति करणम उपमानम, तो उसमें एक एक का पदकृत्य कर रहे हैं। बहुत सुंदर समझ लिया जाए, कुछ है नहीं। कौन सा करें? मिति का। मिति हटा दिया जाए भैया, तो जरा बोलो तो किम कैसे क्या बनेगा? उपकरणत्वम उपमानम। उपकरणम उपमानम। तो वो कहाँ से आ गया? हमको तो ये नहीं समझ में आता है, हैं? उपकरणम उपमानम क्या सोच के तो जोड़ा? अरे लक्षण नहीं ना, वो एकदम मूल के अनुसार चल रहे, कहाँ जोड़ ताड़ कर रहे हो, है ना? पदकृत्यकार कब से ऐसा करने लगे? नहीं ना करते, वो एकदम मूल ग्रंथ के अनुसार चलते हैं। आया कि नहीं? हमने लक्षण नहीं पूछा, मूल क्या बनेगा यही ना कहे आपको। लक्षण बोलो तो ठीक है, लक्षण यदि बोल दिए तो फिर अपना बात को सिद्ध करने का सामर्थ्य भी तो रखो। पग जाना ये तो कोई बात नहीं हुई। अब आपने बोल दिया तो आप कहिए ना कि हम लक्षण के अभिप्राय से बोले हैं, तो आपको बात सही हो जाएगी। अब आप कहेंगे नहीं 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 उपकरण, हम गुरु जी डांटने लगे, तो ऐसे तो वो तो आपको गलती हो गई फिर, है ना? जबकि इतनी थी नहीं, लेकिन आप भग गए वहाँ से तो गलती ना साबित हो गई। तो भगो मत। जब आपने बात कही है तो कुछ सोच समझ के कही होगी, तुरंत रखिए कि हमने ऐसा कह के कहा है, ठीक हुआ ना? तो बात सही प्रामाणिक हो जाएगी। ठीक, तो चलो फिलहाल जैसे मूलकार कह रहे हैं वैसे ही चलो। उपमिति करणम उपमानम, उसमें मिति पद यदि हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? उपकरणम उपमानम। उपकरण जो है वही उपमान है, यही बन जाएगा। तो कहा कि अतिव्याप्ति हो जाएगी। उपकरण तो ये कुठार आदि भी कह रहे हैं, कुठार आदि भी उपकरण, वृक्ष का छेदन करेंगे तो उसमें उपकरण है कि नहीं? उपकरण मतलब समझते हो, उपकरण यानी साधन। अरे उपकरण नहीं कहते कि इसका करने का ये उपकरण क्या है, साधन क्या है? तो उपकरण यानी साधन है ना, उपकरण।
उपकरण के। तो वृक्ष छेदन करने में उपकरण कौन है? कुठार। कुठार है कि नहीं है? तो घड़ा बनाने में उपकरण कौन है? दंड आदि है कि नहीं है? तो ये सब उपकरण है, तो वो भी उसमें उपमान का लक्षण चला जाएगा, है कि नहीं? वो उपमान नहीं ना है, कुठार दंड ये सब उपमान है, नहीं है। लेकिन इतना ही कहेंगे उपकरणम उपमानम, ये भी उपकरण है, तो उपमान के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। लक्षण के हिसाब से बोलो तो उपकरणत्वम, ये लक्षण जो है आपका कुठार में चला, कुठार आदि में, आदि से दंड आदि में चला जाएगा। उसका वारण करने के लिए मिति पद देना पड़ेगा। जब मिति पद दे देंगे तो क्या बन जाएगा? उपमितिकरणम उपमानम। अब उपकरण नहीं कह रहे, उपमिति का जो करण है वो उपमान है। तो ये कुठार ये सब दंड ये सब उपमिति के करण है क्या? नहीं। वृक्षछेदन के करण है, घट के करण है। उपमित्यात्मक जो एक विशेष ज्ञान है उसके करण नहीं ना है बाबा, अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। वही कह रहे, नहीं लगा? पढ़ो। कुठारादि वारणाय मिति इति। मिति इति, कुठार आदि वारण है, आदि से आ जाएगा ना दंडादि। दंडादि, जो भी उपकरण होते हैं उस सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। चलो चलो। प्रत्यक्षादि वारणाय उपेति। उप इति, अच्छा उपपद न दे, क्या बनेगा बोलो जरा तुम? मितिकरणम उपमानम। मितिकरणम उपमानम, मिति का जो करण है वो उपमान है, यही कह दो। मिति यानी, मिति मतलब जानते हैं ना, मितिर ज्ञानम, मिति यानी ज्ञान, तो ज्ञान का जो करण है वो उपमान है। तो देखो यहाँ बैठ भी जाएगा, है कि नहीं है? ये जो किसी के भी मत में ले लो, नवयोग के अनुसार देखोगे तो पिंड ज्ञान है, और उनके अनुसार देखोगे तो अतिदेश वाक्यार्थ ज्ञान है। कोई भी लो, चलो अभी पिंड ज्ञान लेके चलो, तो उसमें समन्वय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मिति का करण है कि नहीं? मिति करके वो उपमित्यात्मक ज्ञान, अयम गवय पदवाच्य, ये मिति करके ले लेंगे। उसका करण ये है कि नहीं है? कौन? पिंड ज्ञान। पिंड ज्ञान उसका करण है कि नहीं? तो मिति करणत्वम चला गया, लक्षण समन्वय हो गया, यही कह दो। कुठार आदि में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी, नहीं होगी। वो मिति के करण है क्या? नहीं। कुठार दंड आदि नहीं। मिति के करण, ज्ञान के करण नहीं ना, ज्ञान के साधन नहीं ना है बाबा। तो अतिव्याप्ति का वारण भी, वो भी अतिव्याप्ति नहीं रहेगी। तो क्यों भैया उपपद दे रहे हो? तो क्या बोला? अपने से लगा हो, ये सब उनके भरोसे लेने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अरे मिति के करण तो ये भी तो है, मिति करके अब कोई भी ज्ञान ले सकते, उपमिति लेना जरूरी नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान ले लिया, अनुमिति ज्ञान ले लिया, चाहे शाब्द ज्ञान ले लिया, उसका करण ये सब हो जाएंगे। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द ये सब होने लगेगा। तो प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसका वारण करने के लिए उपपद देना पड़ेगा। जब ये कह देंगे तो अब मिति का करण नहीं लेना, उपमिति नाम का जो विशेष ज्ञान है उसका करण ही ये देखना है। तो उसका करण यहाँ ये हो रहा है क्या? प्रत्यक्ष आदि नहीं। प्रत्यक्ष आदि नहीं ना हो रहा है, चक्षुर आदि इंद्रिया नहीं ना उसका करण बन रही है बाबा। चक्षुर इंद्री से हो रहा है वो उपमिति नहीं ना हो रहा है। व्याप्ति ज्ञान से हो रहा है क्या? नहीं। शब्द प्रमाण से हो रहा है क्या? नहीं। किसी से नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा कहने से वारण हो जाएगा। नहीं बेटी चलिए, ये उपपद भी देना पड़ेगा। चलो प्रत्यक्षादि वारणाय उप इति। ये प्रत्यक्षादि वारणा इस शॉर्ट में लिख देते, इसका मतलब समझते हैं ना कि प्रत्यक्षादि वारणा मतलब प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्ति वारणाय। क्या मतलब है? प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्ति वारणाय, इसका तात्पर्य यही ना है। हाँ, चलो चलो। प्रत्यक्षादि वारणाय उप इति संज्ञा संगी इति। ये क्या ले रहे हैं? पदकृत्य कर रहे हैं। हाँ, संज्ञा संगी संबंध का प्रतीक ले रहे। प्रतीक ले रहे बोलो ना। संज्ञा संगी इति। संज्ञा संगी इति मूल में क्या है? संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति। अब ये उपमान के लक्षण का कर दिया, अब उपमिति के लक्षण का भी यहाँ पदकृत्य वगैरह करेंगे। तो उसके पहले मूल का प्रतीक लिए संज्ञा संगी इति। क्या मूल में लिखा है? संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति। ये तो बैठ गया ना, संज्ञा संगी के संबंध का ज्ञान उपमिति। चलो क्या पदकृत्य कर रहे हैं? अनुमित्यादि वारणाय संबंधेति। संबंधेति ये क्यों दिया भैया?
संबंध पर हटा दो, उपमिति के लक्षण में अब आ गए ना। जी। उपमिति का क्या बताया, किसको कहते हैं उपमिति? संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति। इसमें क्या संबंध। संबंध को, संबंध इतना अंश हटा दो जरा, तो क्या बन जाएगा? संज्ञा संगी ज्ञानम उपमिति। संज्ञा संगी ज्ञानम उपमिति। संज्ञा संगी का जो ज्ञान है वो उपमिति है। आया कि नहीं आया? तो कहाँ अतिव्याप्ति दे रहा है? अनुमिति में। अनुमिति में। तो देखो अनुमिति भी तो जैसे पर्वतो वह्निमान, ये संगी का ज्ञान है कि नहीं है? संगी मतलब, संगी मतलब पदार्थ, अर्थ, पदार्थ। आया कि नहीं? तो पर्वतो वह्निमान ये अनुमिति हुई। तो ये पर्वत वन्य ये सब क्या है? अर्थ न है, अर्थ है। पदार्थ न है, किसी न किसी पद के अर्थ है कि नहीं है? तो आपने तो यही कहा कि संज्ञा संगी का जो ज्ञान हो अनुमिति है। तो ये भी संगी का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। पर्वतो वन्यमान, कौन संगी का ज्ञान हुआ? वन्य संगी का ज्ञान हुआ है ना। अरे संगी मतलब अर्थ, पदार्थ। तो वन्य भी पदार्थ है कि नहीं? तो उसका ज्ञान हुआ। तो ये भी, ये जो अनुमिति है उसमें भी उपमिति का लक्षण चला जाएगा। यदि इतना ही कहेंगे संज्ञा संगी ज्ञानम उपमिति उपमिति। ही। आया कि नहीं? मान लीजिए किसी ने घट शब्द का उच्चारण किया, घट शब्द का उच्चारण किया, आपने अपने कान से घट शब्द को सुना, तो घट शब्द का ज्ञान आपको श्रवण इंद्रिय से हुआ कि नहीं हुआ? तो ये घट पद का ज्ञान जो, ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना। जी, प्रत्यक्ष। तो मूढ़ी ऐसे हिला रहे हो तुम। प्रत्यक्ष कौन किसको कह रहे हैं? घट जो ज्ञान है, घट ज्ञान कह रहे घट हैं। पदार्थ, घट शब्द का जो ज्ञान है। घट पद का जो ज्ञान का, घट पद हमने उच्चारण किया, आपने अपने कान से उस घट पद को सुना, तो आपको घट पद का ज्ञान हुआ श्रवण इंद्रिय से। वो कौन सा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान। श्रवण इंद्रिय से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है ना। श्रावण प्रत्यक्ष उसको कहेंगे। तो ये भी, ये संज्ञा विषय ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अरे किसी की संज्ञा है ना घट पद, है। किसी की भी हो, किसी की संज्ञा है कि नहीं? आपने कहा संज्ञा संगी ज्ञानम, उपमिति। संबंध कहाँ कहा? संज्ञा संगी ज्ञानम उपमिति है। तो ये संज्ञा का ज्ञान है कि नहीं है? हालांकि ये ज्ञान कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो उपमिति का लक्षण प्रत्यक्ष ज्ञान में चला जाएगा, अनुमिति ज्ञान में चला जाएगा। नहीं चला जाएगा? आपने अपने आंख से घट को देखा, पदार्थ को, चक्षुरिंद्रिय से, तो आपको अपनी चक्षुरिंद्रिय से वो घट पदार्थ का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अयम घट, ये ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान है ये? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान है। बहुत सुंदर। संगी विषय ज्ञान है कि नहीं है? ये भी कौन संगी विषय? घट पदार्थ संगी विषय ज्ञान है कि नहीं है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान था, उपमिति का लक्षण चला गया। आप यदि इतना ही कहेंगे संज्ञा संगी ज्ञान उपमिति, तो संज्ञा संगी का ज्ञान तो प्रत्यक्ष भी हो जाए। प्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है, अनुमिति ज्ञान भी होता है कि नहीं होता है? अनुमिति ज्ञान, ये सब संज्ञा संगी ज्ञान होते हैं कि नहीं होते? तो उसमें अतिव्याप्ति हो। इसका वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा? संबंध, ये पद देना पड़ेगा। जब ये कह देंगे कि संज्ञा संगी संबंध ज्ञान हम कह देंगे, तो जैसे वो अयम घट, ये जो चक्षुरिंद्रिय से हुआ, चाहे घट पद का कान से ज्ञान हुआ, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, ये सब ज्ञान बाबू पद संगी विषयक तो हुए, संज्ञा विषयक तो हुए, लेकिन संज्ञा और संगी के संबंध जो वाच्यवाचक भाव संबंध है, तद विषयक वो ज्ञान है क्या? नहीं ना है। आपको घट को देख के अयम घट जो ज्ञान हुआ, वो संज्ञा संगी का ज्ञान तो है, लेकिन संज्ञा संगी के संबंध का ज्ञान है क्या? वो वाच्यवाचक भाव संबंध का ज्ञान नहीं ना है। वो वारण हो जाएगा जब संबंध पद दे देंगे, तो नहीं हो जाएगा। घट पद को सुन करके आपको घट पद का जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, वो संज्ञा विषय का ज्ञान तो है, संज्ञा विषय ज्ञान तो है, लेकिन संज्ञा संगी के संबंध विषय ज्ञान है क्या? वो नहीं है। पर्वतो वह्निमान, ये जो अनुमिति ज्ञान हुआ, ये संगी विषय का ज्ञान तो है। कौन संगी विषय? वन्य संगी है, पदार्थ है, तद विषय ज्ञान तो है, लेकिन संज्ञा संगी के संबंध विषय ज्ञान है वो क्या? वाच्यवाचक भाव संबंध विषय का नहीं ना है भाई। बात समझ में आई? वारण हो जाएगा। क्या पद देने पर? संबंध पद देने पर। जब ये संबंध पद दे देंगे तो वारण हो जाएगा। ठीक हुआ कि संज्ञा संगी संबंध विषय संबंध ज्ञानम, यही उपमिति है। संज्ञा संगी ज्ञानम न उपमिति। संज्ञा संगी के जो संबंध, क्या संबंध? वाच्यवाचक भाव कह दीजिए, शक्ति कह दीजिए, तत्संबंध विषय जो ज्ञान होगा वही उपमिति। जैसे अयम गवय पद वाच्य,
ये उपमिति कहलाएगी, क्योंकि ये संज्ञा और संगी के संबंध का ज्ञान है कि नहीं है? कौन यहाँ संज्ञा है, कौन संगी है, ये बताएगा वैदेही सब। गवय पद ये संज्ञा है और अयम पदार्थ जो है वो संगी है ना। इन दोनों के संबंध का ये ज्ञान है। अयम गवय पद वाच्य है ना, कि ये गवय पद का वाच्य है, मतलब ये वाचक हुआ, तो दोनों के बीच वाच्य वाचक भाव संबंध का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ये जो ज्ञान है वो उपमिति कहलाएगा। बैठा कुछ खोपड़िया में कि नहीं बैठा? चलो। अनुमित्यादि वारणाय संबंधेति, संयोगादि वारणाय संज्ञा संगी इति। अच्छा, संज्ञा संगी क्या कर रहे हैं? संज्ञा संगी हटाओ तो जरा क्या बन जाएगा? संबंध ज्ञानम उपमिति। संबंध ज्ञानम उपमिति, यही कह दीजिए भैया। संबंध पद देना जरूरी था, अभी अभी आपने बताया तो वही कहिए। संज्ञा संगी को निकाल बाहर करिए। संबंध ज्ञानम उपमिति ही, संबंध का जो ज्ञान है वो उपमिति है। तो देखो, अयम गवय पद वाच्य है, ये संबंध का ज्ञान है कि नहीं? कौन संबंध का? भाव संबंध का ज्ञान है, इसलिए उपमिति है, बन गया। क्या दिक्कत है? तो कहा अतिव्याप्ति दे रहा है संयोग में। अरे संबंध ज्ञानम उपमिति कहा ना, संयोग में कैसे अतिव्याप्ति देंगे? संयोग ज्ञान में अतिव्याप्ति देना चाहिए ना। जैसे देखो, अरे ज्ञान का ना, खाली संबंध थोड़ी ना उपमिति का। संबंध ज्ञानम उपमिति कहेंगे, संज्ञा संगी पद को हटा देंगे तो क्या बनेगा? संबंध ज्ञानम उपमिति। तो ध्यान आपने समझ लीजिए, फिर उसको बिठा लेना। क्या कहे कहाँ पर? जैसे घट भूतल का संयोग है। घट भूतल में मान लीजिए पड़ा, अपने आँख से आपने देखा है ना कि घट भूतल में है, तो वहाँ घट भूतल का जो संयोग है उसका आपको चक्षुरिंद्री से ज्ञान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? घट संयुक्तम भूतलम, घट से संयुक्त भूतल है ना, तो संयोग का चक्षुरिंद्री से ज्ञान होता है। तो ये जो आपको ज्ञान हुआ घट संयुक्तम भूतलम, ये भी संबंध का ज्ञान है कि नहीं है? कौन संबंध का ज्ञान है? संयोग संबंध का ज्ञान। आपने यही कहा संबंध ज्ञान उपमिति। ये जो घट संयुक्तम भूतलम, ये जो ज्ञान हुआ संयोग संबंध का ज्ञान है, तो ये भी इसमें उपमिति का लक्षण चला जाएगा। जबकि ये उपमिति है, क्या है ये? तो ये कौन? प्रत्यक्ष ज्ञान। ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। घट भूतल के संयोग का जो ज्ञान चक्षुरिंद्री से हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो उसमें उपमिति के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो कहा अतिव्याप्ति प्रत्यक्ष ज्ञान किसके? संयोग आदि संयोग ज्ञान के में अतिव्याप्ति हो जाएगी। संयोग ज्ञान, संयोग ज्ञान, संयोग विषय का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। हड़बड़ाओ नहीं, बात को बोलो, उसमें डरना नहीं है। डरते हो तुम, डरा मत करो, बोलो जो पदार्थ है। तो आया ना, अपनी भाषा से बोल दिया तो कोई अपराध नहीं कर दिया, ये नहीं कि बिल्कुल, लेकिन वो मनमानी न हो जाए इसलिए हम आपको टोकते हैं कि कुछ भी शब्द अपने मन से मत जोड़ो। क्यों टोकते हैं? कि आप मतलब स्वच्छंद न हो जाए अपने मन से, फिर आपको पता रहेगा नहीं कि कहाँ जाएगा, है ना, इसलिए टोकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको, आप जैसे समझ रहे हो उसको बोल जाते हैं तो उसमें हड़बड़ाई नहीं, बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गलत होगा तो उसको सही कर दिया जाएगा, है कि नहीं? तो संयोग प्रत्यक्ष ज्ञान, संयोग का जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ उसमें अतिव्याप्ति हो जाए, क्योंकि संबंध का ज्ञान तो वो भी है। तो अतिव्याप्ति वारण करने के लिए कहना पड़ेगा संज्ञा, संबंध में विशेषण देना पड़ेगा कि संबंध तो किसका संबंध? संज्ञा और संगी का जो संबंध, उसका ज्ञान उपमिति है। आया कि नहीं आया? संज्ञा संगी ये पद देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। वहाँ पर जो संयोग संबंध है वो किसका संबंध है? घट और भूतल का, दोनों पदार्थों का न संबंध है। संज्ञा पद और पदार्थ का संबंध नहीं ना है, समझना बात को। पद और पदार्थ का वो संबंध नहीं ना है, वो तो दोनों पदार्थ का ही संबंध है। घट भी पदार्थ है, भूतल भी पदार्थ। संज्ञा संगी का संबंध नहीं है, तो वारण हो जाएगा संज्ञा संगी पद दे देने पर। आया कि नहीं? ठीक हुआ, वही लिखा है, पढ़ो दो। संयोग आदि वारणाय संज्ञा संगी इति। हाँ, ये देखो इन्होंने थोड़ा ऐसे कर दिया है। इन्होंने कहा अतिव्याप्ति दी, संयोग में अति, संयोग में कैसे अतिव्याप्ति हो जाएगी भैया? क्या आपने उपमिति का लक्षण बनाया? संज्ञा संगी हटा दोगे तो संबंध ज्ञान उपमिति कहा ना, तो संयोग में कैसे अतिव्याप्ति हो जाएगी? वो ज्ञान थोड़ी ना है। संयोग अलग पदार्थ है, गुण है, पृथक गुण है, और ज्ञान अलग चीज है, उसमें कैसे अतिव्याप्ति हो जाएगी? ध्यान में आ रहा है? तो उसका तात्पर्य समझ के रखना। संयोग प्रत्यक्ष ज्ञान, संयोग ज्ञान में अतिव्याप्ति, संयोग में अतिव्याप्ति नहीं, संयोग का जो ज्ञान होगा प्रत्यक्ष ज्ञान होगा।
तो उसमें अधिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि संबंध ज्ञान हो गया तो अधिव्याप्ति हो जाएगा। आया कि नहीं? ये समझ कर, यदि ज्ञान पद भी हटा दे ना, संज्ञा संज्ञा के साथ ज्ञान पद भी हटा दे, खाली क्या कहे संबंधम उपमिति, तब दे सकते, तब तब संयोग में अतिव्याप्ति दे सकते। संबंधम उपमिति, संबंध उपमिति है तो संयोग भी संबंध है, वो भी उपमिति हो जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी, तब दे सकते। ज्ञान पद जब तक है तब तक संयोग में अतिव्याप्ति। कुछ बारीकी समझ में आ रही है कि खाली ऐसे ही सब बिठा ही है, सभा में ऐसे ही पकड़ा जाता है? आया कि नहीं आया? होता है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर के पकड़ लेते हैं लोग। आया ना? बोलने में ऐसे समझ नहीं आएगा, यदि ध्यान नहीं दिए तो संयोग में अतिव्याप्ति। अरे क्या संयोग में अतिव्याप्ति? इसीलिए बाबू यहाँ का ये इसका अनुमान खंड और अभी आगे आएगा शब्द खंड। ये जब दोनों आप अच्छे से पकड़ लेते हैं ना, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शब्द खंड भी अभी पढ़ेंगे हम लोग। ये दोनों यदि पकड़ में आ जाते हैं ना, फिर आप इधर उधर नहीं जाएंगे, एकदम सटीक देख पाएंगे क्या चीज़ है। बहुत उपकार हो जाता है, एकदम आपको पद पदार्थ साफ दिखने लगेंगे। कोई भी लोग ये नहीं पढ़ते हैं और सीधे ही, और कोई भी शास्त्र हो, ये दोनों खंड यदि अच्छे से नहीं पढ़ा है, व्याकरणों का बोले चाहे साहित्य का बोले, भाषा इतनी गड़बड़ होती है, वो आप जब ये पढ़े तभी आपको समझ में आएगा। इतनी भाषा गड़बड़ होती है कि क्या बोल रहे हो उसको भी नहीं समझ होता है कि नहीं? पद और पदार्थ कुछ अंतर नहीं। जब ये पढ़ लेता है ना शब्द खंड और अनुमान खंड, तो एकदम आदमी का दृष्टिकोण एकदम बदल जाता है, एकदम साफ हो जाता है कि कहाँ पर क्या है। इसीलिए ये दोनों खंड, कोई भी शास्त्र पढ़ना हो तो ये दो खंड तो अच्छे से पढ़ने ही चाहिए। उसके बाद कोई शास्त्र बोले तो एकदम सटीक शास्त्र बोलता है। आया कि नहीं? चलिए, तो फिलहाल चलिए प्रकरण में आइए। तो क्या कहे बाबू, ध्यान में आया ना? ये यहाँ पर समझ कर, कुछ काटना पीटना नहीं करना, अपने से लिख लेना, अपनी कॉपी में जो लिख रहे हो ना, तो उसमें इस तरह से स्पष्ट कर देना कि संयोग में अतिव्याप्ति नहीं, संयोग ज्ञान में अतिव्याप्ति। यदि ज्ञान पद भी न दे तब संयोग में अतिव्याप्ति हो। ठीक हो गया? चलिए, तो फिलहाल ये कर दिया संज्ञा संज्ञा का पद करते। चलो चलो, संयोग आदि वारणाय संज्ञा संगी इति। बैठा ना? चलो। असौ गवय पद वाच्य इति। हाँ, ये प्रतीक ले रहे। क्या आया था मूल में? अरे प्रतीक ले रहे ना, तो क्या मूल में आया था? असौ गवय पद वाच्य, गो सदृशो गवय। वो ले रहे असौ गवय पद वाच्य, तुम गो सदृशो कह रहे हो। अरे नहीं आया मूल में असो। अरे उपमिति का क्या बोले हैं मूल में? तो उसको असो लिख दिए हैं, पाठ भेद होगा, कहीं तर्क संग्रह में असो भी मिलता होगा। अरे अयम और असो में क्या फर्क है? अयम इदम शब्द का प्रथमा का रूप है, असो अदस शब्द का रूप है। यही ना कहना है कि यह जो पूर्ववर्ती पदार्थ है वो गवय पद का वाच्य है। तो कौन सा, किसका प्रतीक ले रहे हैं? अयम गवय पद वाच्य, वही प्रतीक ले रहे हैं। कोई कोई ग्रंथों में असो भी पाठ मिलता है, तो इनके अनुसार वही होगा, तो वही प्रतीक ले लिए, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। असो अयम से आया कि नहीं? चलो पढ़ो। असो गवय पद वाच्य इति। तो क्या आया था मूल में? अयम गवय पद वाच्य इति अनुमिति उत्पद्यते। क्षम्यताम, उपमिति ही उत्पद्यते। चलो अब इसमें कुछ कह रहे, क्या कह रहे? पढ़ो। अभिप्रेतो गवयो गवय पद वाच्य इत्यर्थः। हाँ, अयम गवय पद वाच्य, इसका क्या तात्पर्य है? ध्यान से समझिएगा, एक और बारीकी की बात है। अयम गवय पद वाच्य, तो इसका क्या था? ये जो उपमिति मूलकार ने तो यही कह दी। मूलकार के अनुसार अनुमिति क्या साफ साफ क्या लग रही है? अयम गवय पद वाच्य। अयम मतलब पूर्ववर्ती पदार्थ, वो गवय पद का वाच्य, ये अनुमिति है। मूल के क्षम्यता उपमिति है, ऐसा मूल ग्रंथ से यही आ रहा है। लेकिन पदकृत्यकार कह रहे हैं कि अयम गवय पद वाच्य, ऐसा नहीं, उसका अर्थ कुछ बता रहे। क्या बता रहे हैं? अभिप्रेतो गवयो गवय पद वाच्य इत्यर्थः। अयम गवयः गवय पद वाच्य, कि ये अभी अयम से कौन है? वो गवय पदार्थी है, तो गवयो गवय पद वाच्य, ये इसका तात्पर्य ये से लेना। अयम गवय पद वाच्य, ये उपमिति का आकार न बोल करके गवयः गवय पद वाच्य, ये कहना। ध्यान से समझिएगा, दोनों में अंतर क्या है आप कहेंगे, है कि नहीं? देखो, अयम गवय पद वाच्य आप कहोगे ना बाबू, तो ये जो पूर्ववर्ती सामने जो नील गाय दिख रही है, उसी में ना आपको गवय पद का संबंध का ज्ञान हुआ। शक्ति ज्ञान केवल किसमें हुआ? संबंध का ज्ञान केवल किसमें हुआ? जो पूर्ववर्ती पदार्थ है उसी में हो पाया। हालांकि ऐसा होता नहीं है।
जब कालांतर में अब कभी भी वो नील गाय को देखेगा तो उसको उसका शक्ति ज्ञान हो रहता ही है। ऐसा नहीं ना है कि अब कालांतर कोई दूसरी नील गाय को देखेगा तो अब ये क्या है, ये प्रश्न होता है क्या उसको? उसको पता रहता है ना, क्या पता रहता है कि ये गवय पद का वाच्य है, रहता है कि नहीं रहता? तो उसको शक्ति का संबंध का ज्ञान, शक्ति का ज्ञान सभी गवयों में ना हो जाता है सभी। अभी यहाँ यदि उपमिति का आकार बोलेंगे आप अयम गवय पद वाच्य, तो शक्ति ज्ञान तो क्या किसमें हुआ? केवल गवय पद के शक्ति संबंध का ज्ञान केवल किसमें हुआ? पूर्ववर्ती गवय में ही हुआ। गवयांतर जो अन्य गवय है, अन्य नीलगाय है, नीलगाय तो हजारों है, तो गवयांतर में अन्य गवयों में शक्ति ग्रह नहीं हो पाए, अभाव होने लगेगा। यदि उपमिति का आकार गवय पद वाच्य है ये बोलेंगे तब क्या होने लगेगा? गवयांतर में शक्ति ज्ञान अभाव होने लगेगा, शक्ति संबंध के ज्ञान का अभाव होने लगेगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, उसको सभी गवयों में, सभी नीलगायों में ये गवय पद की वाच्य है ये ज्ञान हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? यही ना होता है कि ऐसा होता है कि अभी तो खाली ये पूर्ववर्ती पदार्थ में हुआ गवय पद का वाच्य है और फिर दूसरी कोई नीलगाय को देखता है तो नहीं पहचानता, ऐसा होता है? ऐसा नहीं ना होता है। सभी गवयों में गवय पद वाच्यत्व का ज्ञान उसको हो जाता है, ये संबंध का ज्ञान सभी गवयों में हो जाता है। इसलिए ध्यान से उपमिति का आकार अयम गवय पद वाच्य न बोल करके क्या बोलना चाहिए? पद वाच्य, यही कहना चाहिए। ये करेक्शन बिठाइएगा आप लोग, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, है ना? कोई पूछे अनुमिति का आकार क्या है तो अयम गवय पद वाच्य है, नहीं गवयो गवय पद वाच्य, ये उपमिति का आकार बोलिएगा तो क्या हो जाएगा? गवयांतर में भी शक्ति ज्ञान हो गया। आया क्या ना? यदि अयम गवय पद वाच्य कहेंगे ना तो पूर्ववर्ती पदार्थ में तो संबंध का ज्ञान, शक्ति का ज्ञान हुआ, लेकिन अन्य जो गवयांतर अन्य जो गवय है उसमें शक्ति ग्रहा भाव होने लगेगा, शक्ति ज्ञाना भाव होने लगेगा। ऐसा होता नहीं ना है, ऐसा न हो इसके लिए इस तरह के ना, इसलिए मूल में तो यही लिखा अयम गवय पद वाच्य, तो अब इसको वो बिठा रहे है ना कि अयम मतलब ये जो गवय सह गवय पद वाच्य है ना, इस तरह से बिठा रहे। पढ़ो अब प्रतीक लेकर के पढ़ो। असौ गवय पद वाच्य इति, हाँ ये प्रतीक लिया है ना, तो उसका आप कह रहे, क्या कह रहे? पढ़ो। अभिप्रेतो गवयो गवय पद वाच्य। हाँ, असौ का अर्थ खाली एकदम पूर्ववर्ती पदार्थ नहीं, अभिप्रेत जो गवय, सारे के सारे गवय ले लेना है ना। गवय सामान्य में गवय पद वाच्यत्व का ज्ञान होना है, यही इनको कहना है। आया कि नहीं? पढ़ो पढ़ो। अभिप्रेतो गवयो गवय पद वाच्य इत्यर्थ, मूल का अर्थ ऐसे ही लगाइएगा। आया कि नहीं आया? चलो। असौ गवय पद वाच्य इति अभिप्रेतो गवयो गवय पद वाच्य इत्यर्थः। तेन गवयांतरे शक्ति ग्रहाभाव प्रसंग इति दूषणम अपास्तम। ये दूषण मूल के ऊपर, ये दूषण कोई व्यक्ति रखता कि नहीं रखता? यदि अनुमिति का आकार मूल के अनुसार एकदम चलते यथाश्रुत ही लेते, मूल जैसा लिखा है अनुमिति अयम गवय पद वाच्य, अयम पूर्ववर्ती पदार्थ गवय पद वाच्य, यदि इस तरह की उपमिति के आकार बोलते तो एक दूषण आ जाता है ना। क्या दूषण आ जाता? गवयांतर में शक्ति ज्ञान भाव, शक्ति ग्रह भाव की आपत्ति आती कि नहीं आती? क्योंकि आपको तो उपमिति यही हुई कि ये गवय पद का वाच्य है। तब दूसरे जो गवयांतर है, नीलगाय, दूसरी नीलगाय है, उसमें तो शक्ति का ज्ञान नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता, जबकि होता है लेकिन आपके अनुसार नहीं होता, नहीं होना चाहिए लेकिन होता है। तो ये शक्ति ग्रह भाव की आपत्ति आपके उसमें आती, शक्ति ज्ञान भाव की आपत्ति आती नहीं आती। जब हमने ये मूल ग्रंथ को इस तरह से लगा दिया कि अयम मतलब ये जो गवय, वो गवय पद का वाच्य है, इस तरह से जब हमने लगा दिया, अब सकल गवय में गवय पद वाच्यत्व का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? इस गवय में भी हो गया, गवयांतर में भी हो गया। जब इस तरह का अनुमिति उपमिति का आकार हम बोले क्या? गवयो गवय पद वाच्य, तो अब वो जो आपत्ति थी वो आपत्ति भी अपास्त हो गई, दूर हो गई, है ना, वो दूषण भी हट गया। आया कि नहीं आया? वही कह रहे। तेन मतलब
इस तरह से उपमिति का आकार कह देने से क्या गवयो गवय पदवाच्य, इस तरह से आकार कह देने से गवयांतरे शक्ति ग्रहा भाव प्रसंग इति दूषणम अपास्तम, ये दूषण अब अपास्त हो गया। शक्ति ग्रहा भाव, शक्ति ज्ञान भाव का जो दूषण था वो अब अपास्त हो गया, खंडित हो गया। बेटी बात देखो, ये बढ़िया का है ना। उपमिति का आकार उधर मुक्तावली आदि में भी विचार करते हैं तो वहाँ उपमिति का आकार यही बोलते हैं, गवय पदवाच्य इत्येव उपमिति न तु अयम गवय पदवाच्य, क्योंकि यदि ऐसी बोलेंगे तो गवयांतर में शक्ति ग्रहा भाव की आपत्ति आएगी। बेटे इसलिए ये उपमिति का आकार बोलिएगा। आया कि नहीं आया? क्या उपमिति का आकार? गवयो गवय पदवाच्य। ये किम विशेष्य किम प्रकार की उपमिति बोली जाएगी? गवय विशेष्य का गवय पद वाच्यत्व प्रकार, ये उपमिति कही जाएगी। मूल के अनुसार हम लोग देख रहे थे तो इदम पदार्थ विशेषक बोलते थे, लेकिन उसमें समस्या आएगी, इसलिए इदम पदार्थ विशेषक आकार न बोल करके गवय विशेष्यक आकार बोलिएगा। है ना, प्रकार तो वही है, उसमें कोई अंतर नहीं। चलो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो धन्यवाद। असौ गवय पदवाच्य इति अभिप्रेतो गवयो गवय पदवाच्य इत्यर्थः, तेन गवयांतरे शक्ति ग्रहा भाव प्रसंग इति दूषणम अपास्तम। अपास्तम बहुत सुंदर। चलो तथा च गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम करणम। अब देखो करण कौन है भैया? ये उपमिति, चलो समझ गए, गवयो गवय पदवाच्य ये उपमिति है। इसका करण कौन है भैया पूरी प्रक्रिया में? तो क्या बोले? तथा च गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम करणम। गो सादृश्य विशिष्ट जो पिंड का ज्ञान है, पिंड ज्ञानम करणम। गए कि नहीं गए? अरे गो सदृशम पिंडम पश्यति, गो पिंड को देखता है अपनी आँख से, चक्षुरिंद्री से देखता है। तो गो सदृश पिंड को जो देखा, गो सदृश पिंड, तो ये पिंड कैसा है? गो सादृश्य विशिष्ट हुआ ना। अरे गो सदृश मतलब गो सादृश्य विशिष्ट, सादृश्य विशिष्ट कहो चाहे सदृश कहो एक ही ना बात है। तो गो सादृश्य विशिष्ट जो पिंड का दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ चक्षुरिंद्री से, वही करण है। देखो अंतर हो गया कि नहीं हो गया? न्याय बोधिनिकार तो अलग ले गए थे, लेकिन इन्होंने कहा पिंड ज्ञानम करणम। पढ़ो ध्यान से, पंक्ति पढ़ो। तथा च गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम करणम। बहुत सुंदर। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अवांतर व्यापार। अतिदेश और पिंड ज्ञान के अनंतर जो अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण होगा वही व्यापार होगा, उसमें तो कोई मतभेद नहीं है, व्यापार तो वही बनेगा। चलो अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अवांतर व्यापार उपमिति इति फलम, उपमिति ही फलम इति सारम। उपमिति ही फलम, उपमिति जो है वो फल हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। आया कि नहीं आया? चलिए इति सारम, यही इस पूरे ग्रंथ का सार है, सार तत्व यही है। बैठ गई बात? खुला कि नहीं पदार्थ कुछ? हाँ चलो एकदम साफ रखो बाबा। उपमिति ही फलम इति सारम। चलो चलो आगे बढ़ो। तच्च उपमानम त्रिविधम। तच्च उपमानम त्रिविधम। अब ये हो गया, मूल ग्रंथ पूरा लगा दिए, पदकृत्य वदकृत्य सब कर दिए, सारी बातें बता दिए। अब कह रहे कि वो जो उपमान है ना, उपमिति का कारण उपमान है, वो त्रिविधम, उपमानम त्रिविधम। उपमान 3 प्रकार का है। क्या 3 प्रकार है? पढ़ो भैया। तच्च उपमानम त्रिविधम, सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम, वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम च। देखो पिंड ज्ञान तो उपमान है ही, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है ना। लेकिन वो जो उपमान बन रहा है वो 3 तरह से। एक तो पहला क्या बताया? सादृश्य विशिष्ट पिंड, सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम है ना। सादृश्य विशिष्ट जो पिंड का ज्ञान होगा वो प्रथम उपमान। दूसरा उपमान असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम, असाधारण धर्म विशिष्ट जो पिंड का ज्ञान होगा है ना, वो दूसरा उपमान होगा। और वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, वैधर्म्य, पहले असाधारण धर्म, अब वैधर्म्य, उसका जो विरुद्ध धर्म है, विरुद्ध धर्म विशिष्ट जो पिंड का ज्ञान होगा वो तीसरे नंबर का उपमान कहलाएगा। आया कि नहीं? होगा तो पिंड ज्ञान ही, जो चक्षुरिंद्री से वो पिंड का ज्ञान होगा वही उपमान है। लेकिन वो उपमान इस तरह से विशेषणों के भेद से 3 प्रकार का विशेषण, चूंकि विशेषण में ना अंतर आया, विशेष से तो पिंड ज्ञान ही हो रहा है। आया कि नहीं?
ये विशेषण के त्रैविध्य के कारण इस तरह से उपमान भी 3 प्रकार का हो जाएगा। नहीं आया? चलिए, आपने जो ये पिंड ज्ञान मूल में कहा, गो सदृशम पिंडम पश्यति, वो किसके अंतर्गत आएगा? तीनों में से बता सकते हो? विशिष्ट पिंड ज्ञानम ये हुआ है ना। गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान वो हुआ कि नहीं हुआ? गो सदृश ये प्राणी जो सामने उसने चक्षुरिंद्री से देखा, तो ये सादृश्य विशिष्ट पिंड का ज्ञान हुआ। तो प्रथम उपमान के यदि कोई पूछे उदाहरण क्या है, तो वही मूलोक्त जो है गो सदृशम पिंडम पश्यति, गो सादृश्य विशिष्ट जो पिंड का ज्ञान है वही प्रथम प्रकार का अनुमान है, सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान। आया कि नहीं? प्रथम का उदाहरण हो ही गया, बाकी 2 को बताएंगे। चलो पढ़ो आगे। तच्च उपमानं त्रिविधं सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम, वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम। तीनों नाम याद रहे? बोल पाओगे क्या? सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम, वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम। बहुत सुंदर हो गया। क्या बोलो? सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम, वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम। सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम, वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम। हाँ, ये कर दिए। चलो देखा जाए आगे कितना बचा है, कर लिया जाए कि छोड़ा जाए? बताओ। अभी दोनों का उदाहरण बाकी है तो क्या करें? बताओ। रहने दे? बताओ बताओ। तो पढ़ना हो तो कर ले, जैसा कहो कर लेना। चलो करो। द्वितीयम यथा, द्वितीयम यथा, द्वितीय का प्रथम का नहीं दिए? नहीं, तत्राद्य उक्तमेव। क्या बोले? तत्र तत्र आदि उक्तमेव। आदि उक्तम ऐसा थोड़ी ना लिखेंगे। तत्राद्यम उक्तमेव, तत्र आद्यम उक्तम एव। पंडित जी आदि वादी कर दे रहे हैं। अरे आद्यम मतलब प्रथमम, आदो भवम इति आद्यम, है कि नहीं? प्रथमम उक्तम एव, प्रथम को तो हम कह चुके, मूल में ही कह दिए। चलो द्वितीयो यथा, द्वितीय का उदाहरण दे रहे, पढ़ो। द्वितीयम यथा खगमृगः कीदृग इति। खगमृगः, खगमृग क्या होता है? ये खड्गमृग, ड नहीं लिखा है। ऐसा तो अशुद्ध पाठ किसी तर्क संग्रह में नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। हाँ, खग क्या होता है? खड्गमृगः, पढ़ो। खड्गमृगः कीदृग इति पृष्ठे। हाँ, खड्गमृगः कीदृग, कोई नागरिक पुरुष था, यही लगाओ अपनी। उसने जा करके प्रश्न किया कि भैया खड्गमृगः कीदृग, ये खड्गम मृग कैसा होता है? खड्गम मृग मतलब जानते हैं आप लोग? पहले आप लोग तो जानो, फिर किस्सा कहानी तो देखेंगे। खड्गम मृग नहीं जानते हैं? खड्गम मृग किसको कहते हैं? किसको कहते हैं खड्गम मृग? बोलो। बारहसिंगा। इसको तो आवाज ही नहीं सुनाई देगी। कैसा सिंगा? बारहसिंगा, उसको कहते खड्गम मृग। अरे गेंडा नहीं जानते हैं? गेंडा जानते हो कि नहीं जानते हो? कि गेंडा भी नहीं जानते हो? कौन होता है गेंडा? जिसके नाक पे ऐसे दांत होता है और एक ऐसे निकला रहता है ना, नाक के ऊपर ऐसा सिंग निकला रहता है कि नहीं, इतना लंबा सा। ऐसा और कोई दूसरा प्राणी नहीं मिलता। मिलता है कोई जिसके नाक पे ऐसा श्रृंग की तरह निकला रहे? ऐसा नहीं होता है। उस गेंडे को ही कहते हैं खड्गमृग। आया कि नहीं आया? क्या बोलते? संस्कृत का नाम है खड्गमृग। आया कि नहीं? खड्गमृग। हाँ, ठीक। चलिए, अब कोई नागरिक पुरुष है, उसको नहीं पता है कि खड्गमृग कैसा होता है, तो उसने जाके, आरण्यक पुरुष जो लोग होते हैं वो सब जानते हैं, उनको पता रहता है कि कैसा होता है कि नहीं। तो किसी आरण्यक पुरुष से जाके पूछा कि भैया खड्गमृगः कीदृग, जिज्ञासा प्रकट की, है ना। तो अब वो आरण्यक पुरुष जो है उसको उत्तर देगा, है ना, अतिदेश वाक्य का प्रयोग करेगा। क्या करेगा आप सुनेंगे, लेकिन क्रम से पढ़ो। द्वितीयम यथा, क्या आगे? द्वितीयम यथा खड्गमृगः कीदृग इति पृष्ठे। इति पृष्ठे, ऐसा प्रश्न करने पर नासिकाल सदेक श्रृंगो अनतिक्रांत गजाकृतश्चेति।
इति तत् ज्ञातृभ्यः श्रुत्वा काल हाँ, तज ज्ञातृभ्यः, उस गेंडे को जानने वाला जो पुरुष है उससे सुन करके, अरे जो जानता है वही ना बताएगा कि भैया खड्ग मृग किसको कहते हैं, जो जान ही रहे थोड़ी ना बताएगा। तो तज ज्ञाता मतलब वो खड्ग मृग का जानकार जो आदमी है उसको आरण्य का नाम दे दो ना, उल्टे का ही हम लोग। तो आरण्य पुरुष जो है वो उसको उत्तर देता है। तो उसके उत्तर के रूप में क्या वाक्य प्रयोग किया उसको ध्यान से बिठाओ। नासिका लसद एक श्रृंगो एक श्रृंग, नासिका लसद एक श्रृंग है कि नहीं है, नासिकायाम लसत एक श्रृंग, कि जिसकी नासिका पर लसत मतलब विलसती है ना, शोभायमान होता है, रहता है, विद्यमान होता है एक श्रृंग, जिसके बहुरी समास है ना, कि नासिका पर एक श्रृंग विलसित होता है जिसके, वो खड्ग मृग होता है। इतना ही नहीं कहा, आगे और भी कहा है, लेकिन ये कहा और क्या कहा, गजाकृतिश्च, ये पूरे वाक्य का प्रयोग किया। नासिका लसद एक श्रृंग अनतिक्रांत गजाकृति ही, गज की आकृति को वो अनतिक्रांत मतलब अतिक्रमण, बिल्कुल गज की आकृति की तरह ही होता है। हाथी जितना लंबा जो मोटा होता है ना वैसा ही वो भी होता है, उसके बराबर शरीर रहता है कि नहीं रहता है, उतना ही उसका पेट उतना ही बड़ा रहता है, लेकिन उसको अतिक्रमण गज की आकृति को अतिक्रमण नहीं करता। अनतिक्रांत गजाकृति ही, आया कि नहीं आया, ये उत्तर दिया है ना। उसने पूछा खड्ग मृग किदृक्, तो इसने उत्तर दिया, वाक्य याद रख लीजिए क्या बोले, नासिका सदेक श्रृंग तो गजाकृति ही खड्ग मृग भवती, ये वाक्य का कि भैया कि नासिका लसद एक श्रृंग हो और अनतिक्रांत गजाकृति हो, वही क्या है आपका खड्ग मृग है। समझे कि जिसकी नासिका पर एक श्रृंग विद्यमान हो, गज की आकृति को जो अतिक्रमण लगभग उसके बराबर रहता है, वैसा जो होता वही खड्ग मृग है। लगा ये वाक्य का उस आरण्य पुरुष ने, जो कि उसका ज्ञाता है खड्ग मृग का, उसने प्रयोग किया। तो वाक्य को सुनेगा, वो सुन करके अब वो श्रुत्वा वनम गता, आया कि नहीं आया, और वन में जा करके उसने ऐसे एक पिंड को देखा, है कि नहीं है, जिसकी नासिका पर एक श्रृंग है, अनतिक्रांत गजाकृति है, वो गजाकृति को अतिक्रमण नहीं कर रहा, ऐसे एक पिंड को उसने वहां वन में देखा। जैसे ही वो देखेगा तो उस वाक्यार्थ का उसको स्मरण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पूर्व में अनुभूत जो वाक्य श्रवण के अनंतर वाक्यार्थ का अनुभव हुआ था उसका स्मरण हो आएगा कि नहीं होगा, आएगा, उसका स्मरण हो आएगा, है ना, कि भाई ऐसा ऐसा जो नासिका लसद एक श्रृंग हो अनतिक्रांत गजाकृति हो वही खड्ग मृग है, स्मरण हो आएगा। उसके जैसे ही वाक्यार्थ का स्मरण हो जाएगा, उसके उत्तर क्षण में उसको क्या हो जाएगा, अयम खड्ग मृग पदवाच्य, यह उपमिति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हालांकि इनके अनुसार अयम भी न कह के क्या कहना चाहिए, खड्ग मृग पदवाच्य। अरे सभी खड्ग मृगों में, सभी गैंडों में शक्ति ज्ञान करना है ना, कि खाली एक गैंडे में करने से काम चलेगा, सभी में होता है। तो खड्ग मृग पदवाच्य, ये उपमिति हो जाती है। आया कि नहीं आया, नहीं समझे, समझ गए। अब यहाँ पर इस उपमिति का कारण कौन हुआ, वो जो पिंड ज्ञान हुआ उसने देखा, है कि नहीं है, उस पिंड को जिसके कैसे पिंड को, जिसकी नासिका पर एक श्रृंग विद्यमान था और अनतिक्रांत गजाकृति था, ऐसे पिंड को उसने देखा। तो ये पिंड ज्ञान जो है वो करण होगा। आया कि नहीं है। अब ये जो पिंड ज्ञान है कैसा पिंड ज्ञान है, ये सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान है क्या, सादृश्य किसी के वहां की तरह नहीं ना है, गो सदृश पिंड को जैसे वहां गवई को देखा था वैसे ही यहाँ है क्या, किसी के सदृश नहीं ना देखा, तो गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान नहीं है। ये पिंड ज्ञान कैसा है, ये साधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान है। ये नासिका लसद एक श्रृंगत्व अनतिक्रांत गजाकृतित्व, ये इसका असाधारण धर्म है। ऐसा कहीं और अन्यत्र किसी प्राणी में ऐसा धर्म होता है? यहाँ देखो वो आरण्यक पुरुष ने जो बताया है वो किसी का सदृश होगा करके उसने
नहीं बताया कि खड्ग मृग कैसा होगा, उसके असाधारण धर्मों को बताया। अंतर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उस गेंडे के जो असाधारण धर्म थे, उस असाधारण धर्म को लेकर के उसने अतिदेश वाक्य का प्रयोग किया था कि नहीं किया था? यहाँ जो ये पिंड ज्ञान हुआ बाबू, यहाँ जो ये पिंड ज्ञान हुआ वो सादृश्य विशिष्ट पिंड का ज्ञान नहीं हुआ है। किसका हुआ है? धर्म विशिष्ट पिंड का ज्ञान। क्या है असाधारण धर्म? नासिका लसद एक श्रृंगत्व, अनतिक्रांत गजाकृतित्व, यही इनके असाधारण धर्म। ऐसे असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड को उसने देखा तो वही उपमान है, तो दूसरे के अंतर्गत आया। समझे कि नहीं समझे? वहां उसने असाधारण धर्म नहीं बताया था, वहां तो गाय के सदृश जो होता है वो गवय होता है, यही ना कहा था। वहां तो सादृश्य को लेकर के वहां उसको पिंड ज्ञान हुआ था। आया कि नहीं आया? नहीं समझे? बेटी बात ठीक हुआ। चलो यही कर दिया। पढ़ो अब यहाँ पढ़ लो इन्होंने। द्वितीयम यथा से आगे पढ़ो। द्वितीयम यथा खड्गमृगः किद्रिव इति पृष्ठे नासिका लसत एक श्रृंगो अनतिक्रांत गजाकृतिः इति तज् ज्ञातृभ्यः श्रुत्वा इति तज् ज्ञातृभ्यः आरण्यक पुरुषेभ्यः श्रुत्वा कालांतरे बाद में अन्य पश्चात काल में कालांतरे तादृशं पिंडम पश्यन्। हाँ, कालांतर में वो तादृशम पिंडम मतलब नासिका लसत एक श्रृंगम अनतिक्रांत गजाकृतिम पिंडम पश्यति। आया कि नहीं आया? तो ये जो पिंड ज्ञान उसको हुआ, एक कैसा पिंड ज्ञान हुआ? असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान हुआ, सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान नहीं हुआ है ना। चाहे विरुद्ध धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान नहीं हुआ है, ये उसका विरुद्ध धर्म नहीं है, ये उस गेंडे का असाधारण धर्म है। आया कि नहीं आया? ऐसे असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम श्रुत्वा कालांतरे तादृशं पिंडम पश्यन् अतिदेश वाक्यार्थं स्मरति। अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण होगा ही होगा। जैसे ही ऐसे विशिष्ट असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड को देखेगा तो वही उसको अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण आएगा कि भैया नासिका लसद एक श्रृंग अनतिक्रांत गजाकृति जो होता है वो खड्गमृग होता है। जो पहले अनुभव हुआ था उसका स्मरण हो आएगा कि नहीं हो आएगा? और अतिदेश वाक्यार्थं स्मरति तदनन्तरं खड्गमृग पदवाच्य इति उपमितिर जायते। इति उपमिति उत्पद्यते। ये उपमिति उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? क्या उपमिति बोले? खड्गमृग पदवाच्य खड्गमृग पदवाच्य, ये उपमिति उत्पद्यते है। वही लिखा है, पढ़ो। तदनंतरम खड्गमृग पदवाच्य। खड्गमृगो लिखे? हाँ। खड्ग मृग न बाबा, विसर्ग न हो जाएगा। अरे विसर्ग हो जाएगा, चाहे कुपुआ कपोच से जिह्वा मूल्य हो सकता है, और शिक्षक थोड़ी ना लगेगा। तो खड्ग मृग पदवाच्य। चलिए, तो अभी उसमें हमको संधि वंधि में नहीं जाना है, जाने रहो, वो तो व्याकरण की बात है, लेकिन ये उपमिति हो जाएगी। क्या? खड्गमृग पदवाच्य, ये उपमिति हो जाएगी। नहीं बेटी? चलो हाँ। तदनन्तरं खड्गमृग पदवाच्य इति उपमितिः उत्पद्यते। अत्र नासिका लसत एक श्रृंग एव असाधारण धर्मः। ये उसका असाधारण धर्म है। नासिका लसत एक श्रृंग, तो गेंडा ही हो जाएगा उसका असाधारण धर्म। नासिका लसत एक श्रृंगत्वम अनतिक्रांत गजाकृतित्वम, ये उसका असाधारण धर्म हो जाएगा ना। चलिए, अत्र नासिका लसत एक श्रृंग असाधारण धर्म नहीं बाबा, ये सर्वसाधारण। और किसी को ऐसा होता नहीं है, और कोई होता है ऐसा जिसकी नासिका पे श्रृंग हो और अनतिक्रांत गजाकृति हो, ऐसा और कोई होता है? कोई नहीं होता है। इसका असाधारण धर्म है गेंडे का। चलो, अत्र नासिका लसत एक श्रृंग एव असाधारण धर्मः। तृतीयम यथा, अब तृतीय में जा रहे हैं, ये हो गया दूसरे का। आया ना? चलो, यहाँ पर कौन सा दूसरे नंबर का उपमान क्या था? धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम। कौन हुआ इसमें? तो जो कालांतरे कह के जो कहा ना कि नासिका लसद एक श्रृंग अनतिक्रांत गजाकृति पिंड दर्शन जो किया उसने, कालांतर में ऐसे पिंड को देखा, तो ये जो पिंड ज्ञान हुआ ये असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान हुआ, यही कारण है। ये दूसरे नंबर का उपमान हुआ, नहीं हुआ? चलो, अब तीसरे नंबर का क्या बोले थे? विशिष्ट पिंड ज्ञान, तो उसका देर है। चलो सरल है ये, जान लो।
तृतीयं यथा उष्ट्रः किदृक् इति। उष्ट्रः किदृक्, भैया उष्ट्र किसको कहते हैं? कोई मैं नहीं जान रहा, आप लोग जानते हैं कि नहीं? कौन? ऊंट। ऊंट को कहते हैं ना उष्ट्र। तो कोई आदमी है, मान लीजिए होता है ना, आजकल के बच्चे जो होते हैं जो गए नहीं कभी उधर रण वण में घूमने के लिए, तो वो लोग क्या जानेंगे उष्ट्र क्या होता है? या तो मोबाइल में देखे हो तब पता हो, वरना तो कुछ नहीं जानते हैं, है ना। तो चलिए, तो उष्ट्र किदृक् ऐसे किसी नागरिक व्यक्ति ने प्रश्न किया, तो उस उष्ट्र को जानने वाला जो व्यक्ति है उसको उत्तर देगा। क्या अतिदेश वाक्य कहेगा वो सब सुनेंगे। क्या अतिदेश वाक्य, ध्यान से सुनिए, पढ़ो। उष्ट्रः किदृक् इति पृष्टे अस्वादिवत् असमान पृष्ठो न ह्रस्व ग्रीव शरीरश्चेति आप्तोक्ते काल। हाँ, आप्तोक्ते, कोई आप्त पुरुष जो है, जो उसका जानकार है ना, वो ऐसा उत्तर देते हैं। वो वाक्य को ध्यान से समझो पहले। क्या बोले? अस्वादिवद असमान पृष्ठः न ह्रस्व ग्रीव शरीरश्च, ये अतिदेश वाक्य है कि नहीं? कि जो अस्वादिवद असमान पृष्ठः ह्रस्व ग्रीव शरीरश्च, न पद हो न, तुम उसको छोड़ के चलोगे तो कहाँ हम बिठाएंगे इसको? अस्वादिवत् असमान पृष्ठः न ह्रस्व ह्रस्व ग्रीव शरीरश्च, ऐसा जो वो उष्ट्र होता है। ऐसा अतिदेश वाक्य का प्रयोग किया। समझिए क्या कह रहे हैं, उसको समझाना है। तो कह रहा है कि भैया अस्वादिवद असमान पृष्ठ, अश्व को, घोड़े को देखे हैं, उसकी पीठ कैसी रहती है? एकदम समान, बराबर रहती है। देखिए ना, एकदम बिल्कुल बराबर, उसके ऊपर आराम से आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहे हो? उष्ट्र कैसा होता है? तो अस्वादिवत असमान पृष्ठ, अश्व की तरह उसकी समान पीठ नहीं होती है। अश्व की तरह उसकी समान पीठ, उसकी पीठ देखे ऊँट की कैसी रहती है? ऐसे असमान पृष्ठ रहता है वो। आया कि नहीं? एकदम बिल्कुल बराबर नहीं ना रहती है। घोड़े की तो एकदम सीधी, आप यदि ऐसे हाथ फेरो ना तो हल्का आपका हाथ ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। आया कि नहीं? गायों की वगैरह की देखेंगे तो उसमें थोड़ा ऊपर हल्का फुल्का वो आएगा भी बीच में, वो आया कि नहीं आया? आगे तो फिर सीधी होती हैं, लेकिन घोड़े की यदि देखते हैं ना, एकदम समान रहती है, हाथ बिल्कुल एकदम बराबर जाएगा, समान पृष्ठ रहती कि नहीं रहती उसकी पीठ। उष्ट्र की ऐसी नहीं होती, अश्व की तरह समान पीठ वाला नहीं होता है। आया कि नहीं आया? उसकी कैसी ऐसी उबड़ खाबड़ रहती है ना, अश्वादिवद असमान पृष्ठ। क्या मतलब? कि अश्व की तरह समान पीठ वाला नहीं होता। तो ये देखो उसका वैधर्म बता रहे हैं, असाधारण धर्म। उष्ट्र का असाधारण धर्म नहीं बता रहे। अश्व का जो धर्म है समान पृष्ठत्व, उसका विरुद्ध धर्म असमान पृष्ठत्व, उसको बता रहा है। विरुद्ध धर्म बता करके बताया जा रहा है कि उष्ट्र कैसा है। समझ में आ रही बात? तो चलिए, अस्वादिवद असमान पृष्ठ। और आगे क्या कहे? ह्रस्व ग्रीव शरीरश्च, और ह्रस्व ग्रीव शरीर भी नहीं होता है। ह्रस्व ग्रीव, ह्रस्व ग्रीव, ग्रीव मतलब जानते हैं? गले का भाग। जैसे गाय आदि का गला देखते हैं ना, छोटा सा रहता है, ह्रस्व ग्रीवा होती है। कैसी ग्रीवा होती है? ह्रस्व रहती है, मतलब कम रहती, छोटी रहती कि नहीं रहती? और ऊँट ऐसे मुंह करेगा ऊंचा तो वो पंखे को छू जाएगा। उसकी ग्रीवा कितनी होती है? लंबी होती है, दीर्घ ग्रीवा होती है। आया कि नहीं? तो कह रहे हैं कि ह्रस्व ग्रीवा वाला नहीं है। आया कि नहीं? और क्या? ह्रस्व ग्रीव बाद में ग्रीव शरीरश्च, शरीर शब्द भी कहा। वो ह्रस्व शरीर वाला भी नहीं होता है, ह्रस्व ग्रीवा वाला भी नहीं होता है। गाय आदि तो कैसे होते हैं? ह्रस्व ग्रीवा वाले हो। वैसे ऊँट ह्रस्व ग्रीवा वाला नहीं होता है। और क्या कहा? ह्रस्व शरीर वाला। जैसे बकरी आदि होते हैं, उनका शरीर कैसा शरीर होता है? ह्रस्व रहता है, छोटा रहता है। और इसका शरीर बड़ा शरीर रहता है, लंबा चौड़ा होता है। नापोगे वो जाके तब पता चलेगा। लंबा होता है ना, देखने से ही पता चल जाए मापना क्या है। तो वो ह्रस्व शरीर वाला भी नहीं होता है। आया कि नहीं आया? तो उष्ट्र कैसा होता है, ये प्रश्न पूछा किसी नागरिक ने जो उष्ट्र को नहीं जानता है। तो इसने उत्तर दिया है कि भैया जो अश्व की तरह समान पीठ वाला भी न हो, जो ह्रस्व ग्रीवा वाला भी न हो, ह्रस्व शरीर वाला भी न हो, वो उष्ट्र होता है, उष्ट्र होता है। ये उसने अतिदेश वाक्य का प्रयोग किया। आया?
ये जो वाक्य कहा ये भी याद रह गया कि नहीं रह गया? क्या हो गया? अश्वादिवद असमान पृष्ठ शरीरश्च उष्ट्र आया कि नहीं आया? ये अधिदेश वाक्य का प्रयोग किया। अब ये उसने सुना, आया कि नहीं आया? ये सुन करके अब कालांतर में रण आदि में, राजस्थान का रण हो चाहे कच्छ का रण हो, कोई भी रण हो, वहाँ रण में मिलते है ना, जंगल में थोड़ी ना मिलेंगे उष्ट, रण में ना होते हैं। इसी से सब व्यवहार होता है वहाँ रण में, तो इसके बिना वहाँ घोड़ा वोड़ा का काम नहीं। आया कि नहीं? इसी से ना काम चला। तो वो रण में कहीं गया और वहाँ पर जा करके ऐसे पिंड को देखा, जो कैसे पिंड को, जो अश्व के समान पृष्ठ वाला भी नहीं है, ह्रस्व ग्रीव शरीर वाला भी नहीं है, ऐसे पिंड को देखा। आया कि नहीं आया? तो इस पिंड को देखा, तो जैसे ही वो इस पिंड को देखेगा तो उसको अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण हो आएगा कि नहीं आएगा? हो आएगा, है ना, कि भैया जो अश्वादि की तरह असमान पृष्ठ हो, मतलब समान पृष्ठ वाला न हो और ह्रस्व ग्रीव शरीर वाला न हो, ऐसे जो होता है वो उष्ट्र होता है, वो अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण हो आएगा, वो हो जाएगा। तो उसको उत्तर क्षण में उसको उपमिति हो जाएगी। क्या उपमिति हो जाएगी? उष्ट्र, अयम उष्ट्र, ये जो उष्ट्र है वो उष्ट्र पद वाच्य है, वो उष्ट्र पद का वाच्य है, ये उपमिति हो जाएगी। आया कि नहीं? ठीक हुआ, एक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है, यहाँ पर जो ये पिंड ज्ञान हुआ, ये सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान हुआ क्या? नहीं। सादृश्य विशिष्ट किसी के सदृश पिंड का ज्ञान ऐसे करके नहीं ना हुआ है, जैसे गो सदृश पिंड का ज्ञान हुआ था इस तरह से यहाँ नहीं ना। असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड का ज्ञान हुआ क्या? उष्ट्र का कोई असाधारण धर्म विशिष्ट वहाँ पर उष्ट्र का असाधारण ऐसा नहीं ना हुआ। ये क्या है बाबू? विरुद्ध धर्म है ना। अश्व के जो धर्म थे उसके विरुद्ध धर्म है। अश्व का धर्म था समान पृष्ठत्व, गाय का धर्म था ह्रस्व ग्रीवत्व, बकरी का धर्म था शरीरत्व, ये सब उसके धर्म थे। उसका विरुद्ध धर्म होगा असमान पृष्ठत्व और ह्रस्व ग्रीव शरीरत्व, है ना, ये विरुद्ध न धर्म हो गया। अरे उनकी अपेक्षा विरुद्ध न धर्म हो गया। आया कि नहीं? तो उस विरुद्ध धर्म विशिष्ट पिंड का ज्ञान यहाँ पर ऐसे विरुद्ध धर्म विशिष्ट पिंड को उसने देखा वहाँ रण में। ये जो विरुद्ध धर्म विशिष्ट पिंड का ज्ञान हुआ यही उपमान है, यही करण है, लेकिन ये तीसरे नंबर का उपमान है, यही जानना है। वो तो उपमान होगा ही, पिंड ज्ञान तो उपमान करण होता ही है उपमिति का, इसमें तो कौन कहना है, ये तो सब जान ही रहे। लेकिन वो कैसा कौन सा उपमान है? वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञान। वैधर्म्य विशिष्ट, वैधर्म्य मतलब जान गए ना, विरुद्ध धर्म, विरुद्ध धर्म विशिष्ट जो पिंड ज्ञान हुआ यही तीसरे नंबर का उपमान है। आया ना? विरुद्ध न धर्म हुए बाबा, अश्व के धर्म से विरुद्ध न धर्म हुए, ऐसा विरुद्ध धर्म विशिष्ट पिंड का ज्ञान हुआ। चलो बैठी बात, ये तीसरे नंबर के अंतर्गत आएगा। तृतीयम यथा करके अब पढ़ लीजिए पूरा। तृतीयम यथा उष्ट्रः किद्रिक् इति पृष्ठे अश्वादिवत् असमान पृष्ठः न ह्रस्व ग्रीव शरीरश्च इति आप्तोक्ते कालांतरे, इति आप्तोक्ते है, ये आप्त ने इस तरह से कहा है ना, और जब कह दिया तो उसको सुन करके कालांतरे। अब यहाँ ये सब बात आप बना लीजिए कि जब वाक्य को सुना है तो वाक्य का ज्ञान होगा, ये सब चीजें अब बार बार नहीं बताएंगे, होता ही ना, वाक्य को सुनेगा तो वाक्य का ज्ञान होगा, अनुभवात्मक ज्ञान होगा। अब कालांतरे तत्पिंड दर्शनात्, तत्पिंड कैसा पिंड? जो अश्वादिवत असमान पृष्ठ है, ग्रीव शरीर है, ऐसा पिंड को देखा। तत्पिंडम दर्शनात् वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम। ये कालांतर क्या अंड बंड लगा रहे हो? कालांतरे तत्पिंड दर्शनात् वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम। ऐसे क्या दर्शनात् तद्विश धर्म क्या कह रहे हो? कालांतरे तत्पिंड दर्शनात् वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम। हाँ, ये यहाँ जो ये ज्ञान हुआ वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञान हुआ। क्यों वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञान हुआ? क्योंकि विरुद्ध धर्म विशिष्ट है, ऐसे विरुद्ध धर्म वाले इस पिंड को देखा, इसलिए यहाँ जो ये ज्ञान हुआ वो वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञान इसको कहा जाएगा। चलो। कालांतरे तत्पिंड दर्शनात् वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम
ततः अतिदेश अब अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण होगा। हाँ, अतिदेश वाक्यार्थम स्मरणम ततः क्या अंड बंड पढ़ रहे हो? ततो अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम हाँ, ततः उष्ट्र पदवाच्य इति उपमितिः उत्पद्यते। हाँ, उसके बाद उष्ट्र पदवाच्य ये उपमिति हो जाएगी। चलो हो गया। चलिए, तो यहाँ जो ये पिंड ज्ञान हुआ वो कैसा पिंड ज्ञान हुआ? वैधर्म में विशिष्ट पिंड ज्ञान आया कि नहीं आया? अरे विरुद्ध धर्म विशिष्ट न पिंड ज्ञान। अब कोई पूछेगा कि विरुद्ध धर्म, तो अश्वादि की अपेक्षा ये विरुद्ध न। अरे अश्वादि का जो समान पृष्ठत्व धर्म था, गाय का रस्व ग्रीवत्व, बकरी का रस्व शरीरत्व, ये जो धर्म थे उससे अपेक्षा ये विरुद्ध न धर्म हुए। असमान पृष्ठत्व, अरस्व ग्रीव शरीरत्व, साथ ही में कह दो वो विरुद्ध धर्म हो गए। उनके धर्मों की अपेक्षा विरुद्ध धर्म हुए। इन विरुद्ध धर्म विशिष्ट जो पिंड है, इन विरुद्ध धर्म विशिष्ट जो पिंड है वो ऊंट, ऐसा विरुद्ध धर्म वाला जो पिंड है उसका जो ज्ञान होगा वो आपके तीसरे नंबर के उपमान के अंतर्गत आएगा। नहीं आया? चलिए, क्या ठीक हो गया? चलिए, 3 तरह के उपमान आ गए। बोल दो कि नाम तीनों के क्या? सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम, वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम। सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम, वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम। सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम, वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम। ये क्या है? ये 3 उपमान। उपमान के त्रैविध्य त्रिविधम उपमानम, 3 तरह। अरे पिंड ज्ञानम उपमानम वो तो हो ही गया, उपमिति का कारण उपमान होगा। वो कौन होगा? पिंड ज्ञान होगा, लेकिन वो 3 प्रकार का होगा इस तरह से। चलो बैठ गया। आगे कुछ हो गया? उपमान खंड चलो हो गया। आगे कौन आ रहा है? शब्द खंड। तो चलो उपमानम व्याख्यातम, अब शब्द खंड के निरूपण अब आगे करेंगे। अच्छे से बिठाइए इसको, कोई भी दिक्कत लगे तो अगले पाठ में पूछिए, लेकिन कुछ ऐसा है ना सरल है, आ जाएगा, बिठाइएगा। ठीक। अब महत्वपूर्ण खंड आगे आ रहा है, शब्द खंड बहुत जानने लायक। जैसे अनुमान महत्वपूर्ण खंड है वैसे ही शब्द खंड भी है, तो उसको भी जानेंगे अगले पाठ से। रखा जाए पाठ। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।